आज ड्रैगन सिटी का आसमान मनहूस काले बादलों से ढका था और भयानक बिजलियां कड़क रही थी। वहीं नीचे सड़कों पर दो गाड़ियों के बीच मौत की रेस चल रही थी। आगे वाली गाड़ी में बैठी औरत ने बुरी तरह कांपते हुए अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर घबराहट भरी आवाज में अपने पति को बताया कि ये निंग फैमिली की गाड़ियां लगातार उनका पीछा कर रही हैं। इधर गाड़ी चला रहे उस आदमी की आंखों में निराशा और हार न मानने की जिद्द साफ दिख रही थी। वो झल्लाते हुए बड़बड़ा रहा था कि जब वो पहले ही जायदाद की फाइट छोड़ चुका है तो फिर ये लोग उसे मारने के लिए हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि अब तो वो उनके लिए कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक सामने से लोगों के एक ग्रुप ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उनका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने ब्रेक पर पैर रखा, एक झटके में उसके होश उड़ गए। उसने अपनी पत्नी को चीख कर बताया कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है। ब्रेक्स टूट चुके थे और डोर्स भी जैम हो गए थे। इस बेबसी के आलम में उस बाप का दिल बुरी तरह टूट गया, क्योंकि अब उसके पास अपने छोटे से बेटे को कार की विंडो से बाहर फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी जान को लगभग खत्म मान चुके उस आदमी के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा और रोते हुए उसे हिदायत दी कि लिटिल बे, चाहे जो हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा। उसके मुंह से बस इतने ही शब्द निकले थे कि गाड़ी ने अपना पूरा बैलेंस खो दिया और फिर अगले ही पल गाड़ी सीधा समुंदर की गहराई में जा गिरी। वक्त ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 13 साल हवा हो गए। वो बेचारा अनाथ बच्चा अब बड़ा हो चुका था और इस वक्त एक बोट पर खड़ा अपनी पुरानी जानी पहचानी जगह को घूर रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से वादा किया कि ड्रैगन सिटी के उस 13 साल पुराने कर्ज को चुकाने का वक्त आखिरकार आ गया है और अब निंग बे वापस लौट आया है। वही क्रूज शिप के डेक पर अचानक हुई एक तीखी बहस ने निंग बे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस पर्पल शर्ट पहने यंग मास्टर लियांग के बगल में खड़ी घमंडी लड़की लगातार शिकायत कर रही थी। वो चिढ़ते हुए बोली कि उसके लिमिटेड एडिशन शूज जो उसने पहली बार पहने थे, इस अंधे बुढ़े कुत्ते ने अपने गंदे पैरों से खराब कर दिए हैं। जिस पर सामने खड़ा बच्चे का दादा बुरी तरह खौफ में आकर डरते हुए बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने मिन्नतें की, बच्चा कुछ समझता नहीं है और वो उन्हें इसका नुकसान भर देगा। पर उस बुढ़े आदमी के चेहरे पर बने हुए स्कार को देखकर लड़की ने बुरी तरह मुंह बनाया। उसने जलील करते हुए उसे एक बदसूरत मॉन्स्टर बुलाया और अपने पास आने से साफ मना कर दिया। लेकिन यंग मास्टर लियांग के अंदर तो घमंड कूट कूट कर भरा था। उसने तिरस्कार भरी आवाज में उस बुड्ढे को दुत्कारा कि अगर वो उसे टुकड़ों में काट कर बेच भी दे तब भी इन जूतों की कीमत नहीं चुका पाएगा, इसलिए ये भौकाल मारना बंद करे। फिर उसने अपना सर घुमाया और अपने सबॉर्डिनेट को सीधा आदेश दिया कि इस बुड्ढे को उठाकर समुंदर की मछलियों को खिला दो, जिस पर सबॉर्डिनेट ने भी तुरंत हामी भर दी। निंग बे से अब ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बुरी तरह झुंझलाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और सीधा दादा पोते की जोड़ी के पास चलकर यंग मास्टर लियांग की आंखों में आंखें डाल ली। उसने दिलेरी से चैलेंज किया कि उसके यहाँ होते हुए देखते हैं किसकी औकात है जो इन पर एक उंगली भी उठा सके। अपने मैटर में किसी तीसरे को बीच में टांग अड़ाते देख यंग मास्टर लियांग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने आक्रामक अंदाज में निंग बे से उसकी औकात पूछी और धमकाया कि क्या वो जानता भी है कि ये ड्रैगन सिटी किसका इलाका है। पर निंग बे एक इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने बगावत भरे अंदाज में पलटकर पूछा कि क्या लियांग जानता है कि ये शख्स कौन है। जिस पर यंग मास्टर लियांग ने उस बुढ़े का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे ये सब जानने की जरूरत ही क्या है। लियांग की ये बेहूदगी देखकर निंग बे की आंखें बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई। तभी उसकी गूंजती हुई आवाज ने सबको चुप करा दिया और उसने वहां खड़े सभी लोगों को बताया कि ये बुढ़ा ड्रैगन सिटी का एक फायर फाइटर है। इनके चेहरे पर बने ये स्कार्स इनकी महानता की निशानी है, जिन्होंने आग की लपटों के बीच से ना जाने कितनी जानें बचाई है और आज लियांग जैसे कमीने लोग इन्हें जलील कर रहे थे। एक पल का पॉज लेते ही निंग बे के अंदर से एक ऐसी भयानक मर्डरल एरा निकलने लगी जिसने वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना फैसला सुनाया कि लियांग जैसा कीड़ा वाकई मौत के ही लायक है। निंग बे के उस भयानक ऑरा के आगे लियांग की हालत खराब होने लगी थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। पर फिर भी उसने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी और जिद में बोला कि इस ड्रैगन सिटी में उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो लियांग फैमिली का हिस्सा है। साथ ही उसने निंग बे को उसकी औकात नापने की गलती ना करने की धमकी दी। लेकिन निंग बे कहाँ रुकने वाला था। वो धीरे धीरे चलकर लियांग के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। उसने बर्फ से भी ज्यादा ठंडी आवाज में लियांग से पूछा कि क्या उसकी लियांग फैमिली सच में इतनी पावरफुल है। इससे पहले कि लियांग कुछ समझ पाता, निंग बे ने अपने एक ही हाथ से उसे कॉलर से दबोचा और अगले ही पल शिप पर खड़े सारे लोगों के सामने उसे जमीन पर बुरी तरह पटक दिया। मुंह के बल गिरे हुए उस लियांग को घूरते हुए निंग बे ने ताना मारा कि ड्रैगन सिटी दिन ब दिन सड़ती जा रही है और अब वो खुद लियांग को
दिखाएगा कि असली पावर आखिर होती क्या है। थोड़ी देर बाद जब बोट पोर्ट पर पहुंची तो लियांग के आदमी उसे सहारा देकर नीचे उतार रहे थे। पिटने के बाद उसकी शक्ल उसकी शर्ट की तरह ही पर्पल हो चुकी थी, पर उसका घमंड अभी भी वही था। जाते जाते लियांग ने गुस्से में चीख कर निंगबेई को वहीं रुकने को कहा और धमकी दी कि उसके लोग आ चुके हैं, जैसे ही वो बोट से उतरेगा उसकी जान निकाल देंगे। लेकिन निंगबेई के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसकी आंखों में इस घमंडी कीड़े के लिए सिर्फ घिन भरी थी। वही कुछ ही देर में लियांग अपने गुंडों की भीड़ लाकर बोट के नीचे खड़ा हो गया। वो निंगबेई की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाया और उसे नीचे आने का चैलेंज दिया ताकि वो उसे लियांग फैमिली की असली पावर दिखा सके। ठीक उसी वक्त अचानक पूरे पोर्ट पर एक साथ कदम ताल करते हुए बहुत सारे लोगों के आने की आवाज गूंज उठी। नीचे आती इस पूरी आर्मी को देखकर निंगबेई के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस आर्मी के हर सोल्जर की लेफ्ट चेस्ट पर एक चमकता हुआ वॉर ब्लेड लोगो था और सबकी कमर पर एक भारी वॉर ब्लेड बंधी हुई थी। इनका खौफ और जलवा इतना तगड़ा था कि आसपास के लोगों की सांसें अटक गईं, जिसे देखकर लियांग भी घबरा गया और उसने अपने बटलर से हैरानी में पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जिस पर बटलर ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और कांपते हुए लियांग को आवाज नीचे रखने को कहा। उसने उनके सिंबल्स देखकर बताया कि ये सारे लोग नॉर्दर्न किंग ऑफ द ब्लेड के हैं। इस कड़ी डिसिप्लिन वाली आर्मी को एक ब्लॉन्ड बालों वाला जवान लड़का मू चेन लीड कर रहा था। तभी मू चेन ने झटके से अपनी वॉर ब्लेड निकाली, सीधा बोट की तरफ पॉइंट किया और दहाड़ते हुए नॉर्दर्न जनरल ग्रुप को आदेश दिया। इस एक आदेश पर पूरी आर्मी ने एक साथ अपनी वॉर ब्लेड्स आसमान की तरफ लहरा दी। उन्होंने पूरे पोर्ट को हिला देने वाली आवाज में अपने कमांडर इन चीफ का वापस आने पर स्वागत किया। वही निंगबेई अपने हाथों को पॉकेट्स में डाले बेहद स्वैग से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने मुस्कुराते हुए सबको बताया कि वो तो बस एक आम इंसान है जिसके पास कोई रैंक नहीं है, इसलिए सब उसे उसके नाम से बुला सकते हैं। ये सुनते ही मू चेन ने पूरी इज्जत से अपना सिर झुका लिया। उसने पूरे अदब से वापस जवाब दिया कि उनकी इतनी जरूरत नहीं कि वो नियम तोड़े, और वैसे भी इस पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो सीधा उनका नाम ले सके। पर निंगबेई ने हल्के से मू चेन को याद दिलाया कि उसे उन लोगों के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी और उसे डर है कि शायद वो लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं। जिस पर मू चेन ने अपनी तलवार नीचे की और पूरी अकड़ से बोला कि हदें पार होती है तो होने दीजिए, क्योंकि उनके कमांडर इन चीफ वापस लौट आए हैं। साथ ही उसने तुरंत पूछा कि क्या रास्ते में किसी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की। ये सुनते ही निंगबेई के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसने मू चेन के कंधे पर हाथ रख दिया। निंगबेई ने एकदम शांत आवाज में उस पर्पल शर्ट वाले लियांग की तरफ इशारा किया और मू चेन को बताया कि ये आदमी कह रहा था कि ड्रैगन सिटी में कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। बात पूरी होते ही मू चेन की आर्मी ने एक झटके में अपनी सारी तलवारें सीधी लियांग की तरफ तान दी, जिससे उस बेचारे का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। बटलर पूरी तरह कांपने लगा और जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए बोला कि ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। पर मू चेन एकदम ठंडे और बेरहम चेहरे के साथ आगे आया। उसने पलटकर जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो इस गलतफहमी को थोड़ा और चलने देते हैं। ये सुनते ही लियांग के घुटने जमीन पर टिक गए और वो डर के मारे रोते हुए माफी मांगने लगा। वही वहां से आगे बढ़ने से पहले निंगबेई ने साफ साफ आदेश दिया कि लियांग गुनहगार है, लेकिन उसके बाकी आदमी बेकसूर है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। तुरंत ही मू चेन के गार्ड्स ने लियांग को घसीटकर वहां से उठा लिया और पूरी आर्मी निंगबेई के पीछे रवाना हो गई। इधर कुछ दूरी पर सू किंगे नाम की एक बेहद प्यारी लड़की अपने हाथ बांधे बोट की तरफ गुस्से से देख रही थी। वो झल्लाते हुए अपनी ग्रैंडमा से कंप्लेन कर रही थी कि वो पिछले आधे घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। उसने उस आदमी को घमंडी बताया और पूछा कि आखिर कैसा फियांसे है जो चाहता है कि एल्डर्स और एक लड़की उसके लिए रुके रहे। सू किंगे ने परेशान होकर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर तभी ओल्ड लेडी की रोबदार आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने जाने की जुर्रत भी की तो वो उसकी टांगे तोड़ देंगी। अपनी दादी का गुस्सा देखकर बेचारी सू किंगे मजबूरी में वहीं रुक गई। तभी उनका ड्राइवर भागता हुआ आया और हांफते हुए उसने उन दोनों को निंगबेई के पहुंचने की खबर दी। अगले ही पल निंगबेई एक बेहद खतरनाक और स्वैग भरे ऑरा के साथ अपनी आर्मी के बीच से निकलकर उनकी तरफ आता दिखा। उसे देखते ही ओल्ड लेडी की आंखें खुशी से चमक उठी और उन्होंने जल्दबाजी में सू किंगे को पुकारा कि वो आखिर आ गया है। अपनी दादी को इस तरह बेचैनी में भागते देख सू किंगे ने उन्हें फिक्र से धीरे चलने को कहा, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां चेहरे पर गहरे निशान लिए एक नए शख्स ने अचानक एंट्री ली। उसने बेहद सख्त अंदाज में मू चेन को टोकते हुए कहा कि उसने अपनी हदें पार की है। साथ ही उसने याद दिलाया कि दुनिया में सिर्फ 5 ग्रेट कमांडर्स इन चीफ हैं और सबकी ड्यूटीज फिक्स्ड है। किसी और के इलाके में दखल देना नियम तोड़ना है, जिसकी रिपोर्ट आगे जाएगी और कड़ी सजा मिलेगी। ओल्ड लेडी ने इन लोगों को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा कि नॉर्दर्न टाइगर मू चेन और सेंट्रल वॉर ब्लेड जांग जोंगयुआन दोनों ही यहाँ आ चुके हैं। इस गर्मा गर्मी के बीच निंगबेई अचानक मुस्कुराते हुए आगे आया। उसने मजे लेते हुए जांग जोंगयुआन को लिटिल जोंगयुआन पुकारा और पूछा कि आखिर वो किसे रिपोर्ट करके सजा दिलवाने की बात कर रहा है। अपने सामने
सामने खड़े शख्स को देखते ही उस स्ट्रिक्ट जांग जोंगयुआन के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। फिर पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सिर झुकाकर उसने कमांडर ऑफ द सेंट्रल हेवेंस की तरफ से किंग ऑफ द नॉर्थ का वापसी पर स्वागत किया, जिस पर निंगबे ने हाथ बढ़ाकर उसे उठने का इशारा किया। निंगबे ने उससे कहा कि दोनों ही कमांडर्स हैं, इसलिए उसे इस तरह झुककर बात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जांग जोंगयुआन खड़ा तो हो गया, पर अपने उसूलों पर अडिग रहा। उसने गर्व से याद दिलाया कि दुनिया के 5 ग्रेट कमांडर्स हमेशा द कॉमनर की कमांड के अंदर आते हैं। उसका ये सीरियस अंदाज देखकर निंगबे ने बस उसका कंधा थपथपा दिया और बात घुमाते हुए ठीक है भाई कह दिया। इसी बीच अचानक निंगबे की नजर वहां खड़ी ओल्ड लेडी और सू किंघे पर गई। वही अगले ही पल वो तेजी से उनकी तरफ गया और दोनों घुटनों पर बैठकर उस ओल्ड लेडी को पूरे सम्मान के साथ नमन किया। अपने पोते को इस तरह देखकर बुजुर्ग औरत के आंसू बहने लगे और उन्होंने रोते हुए कहा कि उनका भाई कितना पतला और लंबा हो गया है। अपनी दादी को देखकर निंगबे के अंदर की सारी ठंडक गायब हो गई और उसने बेहद प्यार से उन्हें पुकारा, जिस पर ओल्ड लेडी ने तुरंत उसके हाथ पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचते हुए जल्दी गाड़ी में बैठने को कहा ताकि वो सीधा घर जा सके। निंगबे ने भी उन्हें आराम से चलने को कहा, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले उसने रुककर अपने लोगों को आखिरी आदेश दिया। निंगबे ने मूचेन को वापस नॉर्दर्न जनरल ग्रुप जाने का ऑर्डर दिया और जोंगयुआन को अपने साथ आने को कहा। आदेश मिलते ही दोनों कमांडर्स ने बिना किसी सवाल के एक आवाज में यस सर कहकर अपनी हामी भरी। गाड़ी पोर्ट से निकलकर सीधा ड्रैगन सिटी के सेंटर की तरफ आगे बढ़ने लगी। अंदर बैठी दादी काफी बेचैन और पुरानी यादों में खोई हुई थी। पल के झपकते ही लग रहा था जैसे 13 साल बीत गए हों और उनका छोटा सा बे अब बड़ा हो चुका था। तभी निंगबे ने पूरी सच्चाई के साथ दादी की आंखों में देखते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि अगर उस वक्त ग्रैंडमा की हिफाजत नहीं मिलती तो ये छोटा सा बे कब का मौत के घाट उतर चुका होता। कहीं निंगबे को पुरानी बातों से दुख न पहुंचे, ये सोचकर दादी ने तुरंत बात घुमाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बगल में बैठी लड़की का हाथ थपथपाते हुए निंगबे से उसकी पहचान करवाई कि ये सू किंघे है, जिस पर उस लड़की ने भी एक मीठी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर खुद को सू किंघे बताते हुए खुशी से ग्रीट किया। ये जानते हुए कि सामने बैठी लड़की उसकी तयशुदा फियांसी है, निंगबे ने उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला, बल्कि उसने बिल्कुल आराम से शादी के मुद्दे पर बात छेड़ी और सू किंघे को समझाया कि अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो वो लोग ये सगाई आसानी से तोड़ सकते हैं। ये नए अल्फाज सुनते ही सू किंघे बुरी तरह हैरान रह गई और चौंक कर पूछी कि क्या वो सच कह रहा है। लेकिन अपनी पोती को सगाई टूटने की बात पर इतना खुश होता देख दादी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उनकी कड़ी आवाज पूरी गाड़ी में गूंजी और उन्होंने सू किंघे को डांटते हुए पूछा कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, जिस पर लड़की ने तुरंत मुंह बनाया और पलटकर दादी को याद दिलाया कि ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, अभी भी स्कूल में इस अरेंज्ड मैरिज जैसी बेकार चीजों का क्या काम है। उसने चिढ़कर बताया कि इसकी वजह से उसके सारे क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। अपनी पोती के इस चिड़चिड़ेपन को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए दादी अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि ये शादी उसके दादाजी और निंग फैमिली ने तय की थी, इसलिए जब तक वो जिंदा है इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। माहौल को इस तरह गर्मा गर्म होता देख अचानक निंगबे बीच बचाव करने आगे आया। उसने ग्रैंडमा को शांत करते हुए समझाया कि वो गुस्सा ना हो, आखिर सू किंघे की अपनी खुद की भी कोई मर्जी हो सकती है। उस बात को वहीं छोड़ते हुए तभी दादी ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ निंगबे से पूछा कि क्या वो सेंट्रल रीजन के वॉरब्लेड जांग जोंगयुआन और नॉर्दर्न टाइगर मूचेन को जानता है। ये सुनकर निंगबे मुस्कुराया और अपने बगल में बैठे शख्स की तरफ इशारा करके खुशी से बोला कि वो इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने बताया कि उस वक्त जोंगयुआन हमेशा उसके साथ रहता था, यहाँ तक कि वो उसकी वॉरब्लेड भी साफ किया करता था। वही जांग जोंगयुआन ने गर्व से अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसके चेहरे पर एक भयंकर अकड़ थी और उसने सीना चौड़ा करके ऐलान किया कि नॉर्दर्न किंग की वॉरब्लेड साफ करना किसी एरे गहरे के बस की बात नहीं है। ये पूरी बात सुनकर सू किंघे बड़ी हैरानी और क्यूरियोसिटी से उन दोनों को घूरने लगी। वो सोच में पड़ गई कि सेंट्रल हेवेंस का इतना बड़ा कमांडर जांग जोंगयुआन, जिसे सेंट्रल रीजन वॉरब्लेड का टाइटल मिला हुआ है, वो सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो निंगबे की तलवार साफ करता था। उसने झल्लाते हुए पूछा कि क्या ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और क्या ये सच है या झूठ। अचानक निंगबे का चेहरा बेहद सीरियस हो गया और उसने एकदम कड़ी आवाज में ऐलान किया कि सू किंघे वो लड़की है जिसे ग्रैंडमा सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो वही इंसान है जिसे निंगबे अपनी पूरी जिंदगी हिफाजत देगा। उसने आगे धमकी दी कि फ्यूचर में अगर किसी कीड़े ने उस पर उंगली भी उठाने की जुर्रत की तो वो उसकी आने वाली 3 पुश्तों का नामो निशान मिटा देगा। जांग जोंगयुआन के हैरान चेहरे के सामने ही निंगबे पलटा और उसने एक सीधा आदेश दिया। उसने जोंगयुआन को ऑर्डर दिया कि उसके नाम का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में ये डंका बजा दे कि सू किंघे वही इंसान है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, और जिस दिन उसे थोड़ी सी भी खरोच आई वही वक्त होगा जब नॉर्दर्न किंग की तलवार तबाही मचाएगी। ये खतरनाक फरमान सुनकर जांग जोंगयुआन की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर उसने तुरंत अपना सर झुकाकर यस सर बोलते हुए हामी भर ली। अनजाने में
ही सही, पर दादी ने देख लिया था कि निंग बेई की अपनों की हिफाजत करने वाली आदत बिल्कुल उनके जैसी ही थी। वो बस अपना सिर हिलाकर हल्के से मुस्कुरा दी और प्यार से बड़बड़ाई की, ये बच्चा भी ना बिल्कुल पागल है। लेकिन सू किंगे ने थोड़ी नखरीली आवाज में मुंह बनाते हुए ताना मारा। उसने नखरे दिखाते हुए कहा कि पूरी दुनिया में ऐलान करवाना थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है और वो लोग बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। ठीक उसी वक्त सू फैमिली के घर के बाहर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी को आता देख उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी कि ओल्ड मैडम वापस आ गई है और अब उन्हें अपने खास मेहमान का स्वागत करना चाहिए। लेकिन तभी जब उन्होंने निंग बेई को दादी को गाड़ी से निकलते हुए सहारा देते देखा तो सू फैमिली का एक आदमी उस पर उंगली उठाते हुए बुरी तरह हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि कौन सा खास मेहमान, क्या ये वो निंग बेई नहीं है और दादी इस पनौती को वापस यहाँ क्यों ले आई है? अपनी जलन और गुस्सा खुलेआम दिखाते हुए उस आदमी ने आगे भड़ास निकाली। उसने सबको भड़काते हुए कहा कि वो सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उस वक्त का वो कार एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था और अब इस निंग बेई को शेल्टर देकर दादी सीधा सीधा निंग फैमिली के तीनों हेड से दुश्मनी ले रही है। उसने ग्रैंडमा पर दबाव डाला कि उन्हें तुरंत ये सगाई कैंसिल करके इस निंग बेई को यहाँ से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यही उनके लिए सबसे सेफ रास्ता है। जिस पर उस आदमी की आवाज में आवाज मिलाते हुए वहां खड़े बाकी लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इस पनौती को बाहर निकालो और सू फैमिली के सिर पर और मुसीबतें मत लाओ। सू किंगे को वैसे ही इन चाटुकारी करने वाले घटिया लोगों से सख्त नफरत थी। अब उनकी इस गिरी हुई औकात को देखकर वो मन ही मन उन्हें गालियां देने लगी। वो चिढ़कर सोच रही थी कि चाहे जो भी हो, आखिरकार वो इतनी दूर से चलकर आया हुआ एक मेहमान है और ये घटिया लोग इस तरह मिलकर किसी अकेले को कैसे परेशान कर सकते हैं। वही ये बेइज्जती देकर जांग जोंगयुआन की आंखों में खून उतर आया था। एक भयंकर मारने वाले इरादे के साथ उसने अपनी वॉरब्लेड निकालकर इन कीड़ों को सबक सिखाने का फैसला कर ही लिया था, पर तभी तुरंत निंग बेई ने उसे इशारा करके रोक दिया। तभी दादी ने गुस्से में अपने उन पोतों की तरफ घूरा और एक ऐसी कड़ी आवाज में दहाड़ी जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने सबको साफ साफ बता दिया कि छोटा बेई इस सू फैमिली का दामाद है और वो सू किंगे का आने वाला पति है। उन्होंने आगे धमकाया कि जब तक ये बूढ़ी औरत जिंदा है किसी की इतनी औकात नहीं कि वो उसे परेशान कर सके। लेकिन अपनी ग्रैंडमा के मुंह से दोबारा शादी की बात सुनकर सू किंगे फिर से चिढ़ गई। उसने झल्लाते हुए याद दिलाया कि वो पहले ही बोल चुकी है कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ है। बिगड़ते माहौल को शांत करने के लिए अचानक निंग बेई खुद आगे आया। उसने ग्रैंडमा को समझाया कि अगर सू किंगे तैयार नहीं है तो इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वैसे भी उसे अपनी एक छोटी बहन जैसा ही मानता है। ये सुनकर दादी का चेहरा बेहद ऑकवर्ड और शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन निंग बेई ने समझदारी दिखाते हुए आगे एक बेहतरीन रास्ता निकाला। उसने बताया कि अगर लड़के वालों की तरफ से सगाई तोड़ी गई तो इससे सू किंगे के नाम पर कीचड़ उछलेगा। इसीलिए उसने सलाह दी कि कल सू फैमिली खुद एक सगाई तोड़ने का पेपर लिख ले और वो आकर आराम से उस पर अपने साइन कर देगा। ये देखकर कि इस बेइज्जती के बाद भी निंग बेई को उसकी इज्जत की इतनी पड़ी थी, अचानक सू किंगे के अंदर थोड़ा सा गिल्ट भर आया। उसने हिचकिचाते हुए फिक्र से पूछा कि क्या ऐसा करने से निंग बेई की खुद की इज्जत पर फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर निंग बेई ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और उसे इस बात की चिंता न करने को कहा। लेकिन वही सू फैमिली का वो नल्ला आदमी निंग बेई की बात सुनकर आखिरकार खुश हो गया। उसने अकड़ दिखाते हुए ताना मारा कि चलो कोई तो समझदार निकला, और वैसे भी वक्त आ चुका था कि उनकी फैमिली निंग बेई जैसे लावारिस से रिश्ता तोड़ दे। अपने बिग ब्रदर की ऐसी बेइज्जती होते देख इस बार जांग जोंगयुआन भयंकर गुस्से में पागल हो गया और उसकी शक्ल डरावनी हो चुकी थी। उसने झटके से अपनी तलवार बाहर निकाल ली और घूरते हुए उन सबको सीधी चुनौती दे डाली। उसने दहाड़ते हुए धमकाया कि ये कीड़े सगाई तोड़ने की बात कर रहे हैं तो करके देखे, अगर इन्होंने हिम्मत भी की तो याद रखना कि आज रात ही कोई आएगा और इस पूरे सू फैमिली के घर को जमीन में गाड़ देगा, और जब ऐसा होगा तो बाद में रोना मत। जांग जोंगयुआन को इस भयानक मार काट के इरादे में देख निंग बेई तुरंत आगे बढ़ा। आखिरकार वो लोग सू फैमिली के थे। अगर निंग बेई इनकी इज्जत ना भी करता तो उसे अपनी दादी का मान तो रखना ही था, इसलिए उसने वापस जांग जोंगयुआन को रोक लिया। लेकिन उस परिवार का वो जाहिल आदमी जिसे शायद मौत का डर ही नहीं था, वो अभी भी अपनी औकात भूलकर अकड़ दिखा रहा था। उसने पलटकर जांग जोंगयुआन से पूछा कि वो होता कौन है जो सू फैमिली को मिटाने की बात कर रहा है और उसे ऐसी हिम्मत किसने दी? ये जाहिल जब तक सामने अपनी कब्र नहीं देख लेगा तब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। ये समझते ही जांग जोंगयुआन ने पूरे भौकाल के साथ अपनी औकात याद दिलाने का ऐलान किया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अपने कान खोल और ध्यान से सुन ले, वो सेंट्रल हेवंस का कमांडर जांग जोंगयुआन है। साथ ही उसने अकड़ते हुए पूछा कि क्या ये स्टेटस इस सू फैमिली को खत्म करने के लिए काफी है या नहीं। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई तभी अचानक आसपास से आने वाली दूसरी फौलादी आवाजें भी गूंज उठी। सबसे पहले मूचन ने पूछा कि क्या वो नॉर्दर्न हेवंस का कमांडर इस फैमिली को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। उसके ठीक बाद एक दूसरी आवाज आई जिसमें गुओ बाइफेंग ने पूछा कि क्या वेस्टर्न हेवंस का कमांडर इस फैमिली को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। और आखिर में लुगुई ने दहाड़ते हुए पूछा कि क्या सतर्न हेवंस का कमांडर इस फैमिली को उखाड़ फेंकने के लिए काफी नहीं है। जो
लोग अभी अभी वहां प्रकट हुए थे, वो सब बिजनेस और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बेहद ही खौफनाक चेहरे थे। सिर्फ इनके नाम सुनने भर से ही वहां खड़े किसी की भी जान निकल जाती। इन खतरनाक लोगों में शामिल थे नॉर्दर्न टाइगर मूचेन, सेंट्रल रीजन वॉरब्लेड जांग जोंगयुआन, मार्क्वेस ऑफ वेस्ट लिंग गुओ बाइफेंग और स्पिरिट सोर्ड लू गुई। निंग बेई ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन सिटी में वापस आते ही अचानक इतने पुराने जान पहचान वालों से मुलाकात हो जाएगी। आज तो सच में किस्मत ही पलट गई थी, क्योंकि दुनिया के 5 ग्रेट कमांडर्स में से 4 तो यही उसके स्वागत में उसके सामने खड़े थे। वहीं उन दोनों नए कमांडर्स ने आते ही पूरी श्रद्धा के साथ निंग बेई के आगे अपना सिर झुकाया। गुओ बाइफेंग और लू गुई ने एक आवाज में नॉर्दर्न किंग की वापसी पर उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। ये मंजर देखकर अब जाकर सू फैमिली के उन घमंडी लोगों की असलियत में फटनी शुरू हुई और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वो लोग घबराहट में एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर ये सब कौन है और अचानक इतनी तगड़ी फौज यहाँ कहाँ से टपक पड़ी। जिस पर मूचेन ने 2 कदम आगे बढ़ाए और उस सू फैमिली वाले नल्ले आदमी से अकड़ते हुए पूछा कि क्या उनकी सू फैमिली वाकई इतनी बड़ी है और क्या इन चारों का मिलकर उसकी फैमिली को आज मिटा देना काफी है या नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद पीछे खड़ा एक दूसरा लड़का अभी भी उनका मजाक उड़ा रहा था। वो हंसते हुए बोला कि लगता है हर कोई यहाँ बैठकर बस लंबी लंबी फेंकना जानता है। इन लड़कों की ये बेहुदा बकवास सुनकर दादी का गुस्सा 60वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए उसे बदतमीज बच्चा कहकर डांटा। तभी निंग बे तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी ग्रैंडमा को गुस्सा ना करने के लिए शांत करने लगा, जिस पर दादी ने एक बेबसी भरी सांस ली और उससे कहा कि उसके यहाँ होते हुए वो जाहिर सी बात है घबरा नहीं रही है। वो तो बस अपने इस परिवार के लड़कों से थक चुकी है जिन्होंने हमेशा उनकी नाक कटवाई है। ये सब देखकर अब निंग बे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत जांग जोंगयुआन को इशारा किया और ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया कि अगर ऐसी ही बात है तो इन्हें इनकी औकात दिखा ही दो। जांग जोंगयुआन ने आदेश सुनते ही सीधा एक्शन लिया और अपने रिस्ट डिवाइस पर बोलते हुए एक भयानक अलर्ट A1 जारी करने का कमांड दे डाला। ये कमांड मिलते ही अगले ही पल पूरा नेटवर्क ड्रैगन सिटी में फैल गया और हर जगह अलर्ट A1 इश्यू करने की गूंज उठने लगी। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोल सेंटर में इस A1 अलर्ट कमांड को सुनते ही एक लाल ड्रेस पहने हुए लड़की तुरंत खड़ी हो गई। उसने इस आदेश की जानकारी को बेहद सीरियसली वेरीफाई किया और बताया कि जैसे ही ये A1 लेवल अलर्ट चालू होगा पूरे शहर की बेहतर जगह सीधा मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल की गिरफ्त में आ जाएंगी। साथ ही उसने याद दिलाया कि ये आदेश आम जनता तक नहीं पहुंचेगा और सारे ड्रैगन गार्ड्स स्टैंड बाय मोड पर चले जाएंगे। इसलिए उसने वापस पूछा कि क्या सच में इस भयानक आदेश को फैलाना है। लाल ड्रेस वाली लड़की की ये आवाज स्पीकर पर सुनकर निंग बेई ने बीच में टोकते हुए थोड़ा ध्यान दिलाया। उसने समझाया कि बेहतर जगहों पर लॉकडाउन लगाना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और उसे तो सिर्फ एक ही जगह पर लॉकडाउन लगाना है। ये सुनकर जांग जोंगयुआन ने तुरंत हाँ में अपना सर हिलाया और उस डिवाइस पर उस लड़की को नया ऑर्डर दे दिया। उसने दहाड़ते हुए उससे पूछा कि क्या उसने साफ साफ सुना, इसीलिए वो पिछले ऑर्डर को कैंसिल करे और अब इस लॉकडाउन को सिर्फ एक इसी स्पेसिफिक जगह के लिए बदल दे। जिस पर उस लड़की ने तुरंत यस अंडरस्टूड बोलकर रिप्लाई कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद उस लाल ड्रेस वाली लड़की ने अब जाकर एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तभी अचानक उसका एक मेल कोलिग पास आकर क्यूरियोसिटी से पूछने लगा कि अभी फोन पर वो आदमी आखिर था कौन, क्योंकि उसने देखा था कि कमांडर खुद उस आदमी के आगे सिर झुकाकर खड़े थे। उस लाल ड्रेस वाली लड़की ने अपना हेडसेट नीचे रखा, आराम से कुर्सी पर बैठी और बिल्कुल नपे तुले शब्दों में ठंडी आवाज के साथ बताया कि वो निंग बेई था। ये खतरनाक नाम सुनकर वो जवान लड़का बुरी तरह चौंक गया और हकलाते हुए पूछा कि क्या वो नॉर्दर्न बॉर्डर का वही बाप आदमी नहीं है जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों की तरफ घूरते हुए उस लाल ड्रेस वाली लड़की ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने हाँ बोलते हुए कंफर्म किया कि वो नॉर्दर्न किंग निंग बेई ही है और उसने वहां का खौफ बताते हुए याद दिलाया कि उनकी फाइल इस बिल्डिंग की 9वीं फ्लोर पर रखी गई है, जहां खुद उसे भी घुसने तक की इजाजत नहीं है। यहाँ सीन वापस सो फैमिली की तरफ शिफ्ट हुआ। अभी पिछली सारी भयानक बातचीत अपने कानों से सुनने के बाद वहां खड़े सभी घमंडी लोगों की बुरी तरह फट चुकी थी। वो सब के सब घबराहट में एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन वही सू फैमिली का वो एक कुत्ता अभी भी इस भयानक हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। उसकी आवाज में अभी भी अकड़ थी और वो कुत्ता हंसते हुए बोला कि सबके सब बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे तो लगा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, पर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। और उसने ताना मारा कि लगता है इन्होंने दिन के 200 रुपए देकर कुछ सस्ते एक्टर्स को यहाँ तमाशा करने के लिए रखा है, इसलिए वो अभी कुछ असली लोगों को यहाँ बुलाता है। ये बोलकर कॉल करने के लिए जैसे ही उसने अपना फोन निकाला उसके होश उड़ गए, क्योंकि किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था और उसके फोन का तो नेटवर्क ही उड़ चुका था। पूरे सू फैमिली के लड़कों के बीच पल भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि सब एक एक करके चीखने लगे कि उनका सिग्नल भी चला गया है। सू फैमिली का वो नल्ला आदमी जो शुरू से निंग बेई को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा था। उसकी फटी हुई आंखें घबराहट से लगातार निंग बेई को
नाप रही थी। वो सोच कर पागल हो रहा था कि अभी कुछ मिनट भी नहीं हुए थे और यहाँ के सारे फोन के सिग्नल्स उड़ गए थे। क्या सच में ये सब इस एक आदमी का ही कमाल था? अगले ही पल निंगबे के एक आदेश पर सारी सेना पूरी अकड़ और रोब के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ी। ड्रैगन गार्ड्स को खौफ के साथ दहाड़ते हुए आदेश मिला कि जो भी लोग यहाँ फालतू है वो तुरंत पीछे हट जाए। साथ ही एक गार्ड ने हाथ उठाकर अपने सबऑर्डिनेट को ठीक ऑन ऑर्डर दिया कि उन सभी एसयू फैमिली वालों को उठाकर ले चलो जो अभी यहाँ नौटंकी कर रहे थे। जैसे ही उन्हें एक एक करके पॉइंट आउट करके उठाया जाने लगा, तब जाकर इन बड़बोले कीड़ों को असलियत में समझ आया कि मौत का डर आखिर क्या होता है। सभी बुरी तरह घबरा चुके थे, लेकिन अब किसी के अंदर इतनी औकात या हिम्मत नहीं थी कि वो इन खौफनाक ड्रैगन गार्ड्स से लड़ सके। इसलिए बेबसी से रोते हुए उन्होंने चुपचाप अपने आप को गार्ड्स के हवाले कर दिया। वहीं निंगबेई को फिक्र थी कि ये सब देखकर कहीं दादी परेशान ना हो जाए, इसलिए उसने धीरे से उन्हें समझाया कि वो चिंता मत करे। उसने बताया कि वो तो बस ग्रैंडमा की तरफ से इन नालायकों को एक सबक सिखा रहा है और इनको कुछ नहीं होगा। फिर दादी की आंखों में देखते हुए निंगबेई ने वहां से विदा लेने का फैसला किया और बोला कि उसे आज निंग फैमिली के यहाँ वापस लौटना ही होगा। ये सुनकर दादी उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वो थोड़ा हिचकिचाई। फिर अचानक कुछ देर बाद एक बेहद दुखी चेहरे के साथ गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने निंगबेई को याद दिलाया कि पूरे 13 साल बीत चुके हैं। जिस पर निंगबेई ने पलटकर दूर निंग फैमिली की जमीन की तरफ देखा। उस वक्त उसकी आंखों में मारने वाले भयानक इरादे बिल्कुल साफ झलक रहे थे और उसकी आवाज एकदम ठंड से जमा देने वाली थी। उसने दर्द भरी आवाज में बताया कि बेशक 13 साल निकल गए हों, पर वो आज तक उस बारिश वाली काली रात के हादसे को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया है। ये बोलकर उसने ग्रैंडमा और लिटिल किंग से विदा ली और वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी दादी को भयानक डर सताने लगा कि कहीं निंगबे इस गुस्से और बदले की आग में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए उन्हें रोकने के लिए उन्होंने तुरंत अचानक एक ऐसा खौफनाक राज उगल दिया जो सालों से छुपा रखा था। उन्होंने कांपती आवाज में निंगबे को बताया कि दरअसल उसकी माँ अभी मरी नहीं है। ये अल्फाज कानों में पड़ते ही निंगबे की सांसें अटक गईं और उसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह वहीं जम गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी दादी ने आगे कुछ भी नहीं छुपाया और उसकी माँ की लोकेशन बताते हुए कहा कि वो इस वक्त ड्रैगन सिटी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है। उन्होंने निंगबे को खुद वहां जाकर पूरी सच्चाई पता करने को कहा, अपने उड़ते हुए होश को वापस ठिकाने लाकर और एक बार फिर ये कंफर्म करके कि उसने सच में ठीक सुना है। निंगबे पागलों की तरह तेजी से उस एड्रेस की तरफ भागा जो दादी ने अभी बताया था। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी यूनिवर्सिटी में चल रही एक क्लास में एक औरत व्हील चेयर पर बैठी पूरे ध्यान से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। क्लास के पिछले दरवाजे से अंदर कदम रखते ही निंगबे एक पत्थर की तरह वहीं जम गया। उसकी सांसें अटक गई। उसने तुरंत पहचान लिया था कि पोडियम पर व्हील चेयर में बैठी वो टीचर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। ये नजारा देखते ही निंगबे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये सच में उसकी माँ थी? वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ आज भी जिंदा है। अपने आंसुओं और उबाल मारते जज्बात को दबाते हुए वो चुपचाप एक सीट ढूंढकर वहां बैठ गया। उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक आगे वाली डेस्क पर बैठे एक कपल की बातें उसके कानों में पड़ी। क्लास की इस शांति से चिढ़कर लड़की बुरी तरह झल्ला उठी। उफ, ये सब कितना बोरिंग था। उसका मन तो यहाँ से निकालकर बाहर घूमने का कर रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड की इस शिकायत पर लड़के के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। वो तो आराम से बाहर जा सकती थी ना। आखिर उसके पास अपने डैड यानी इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल का तगड़ा सपोर्ट जो था, उसे भला किस बात का डर। पर इस लड़के की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो क्लास छोड़कर चला जाए। ये सुनकर लड़की और ज्यादा चिढ़ गई और बुरी तरह मुंह बनाते हुए ताना मारने लगी। सही बात ही, ये औरत बाकी सारे टीचर्स से हमेशा ज्यादा स्ट्रिक्ट जो बनती थी। अगर क्लास से चुपके से निकलने की कोशिश भी करो तो ये तुरंत एब्सेंट मार कर देती थी। अपनी गर्लफ्रेंड की बात पर उस लड़के ने टीचर की तरफ बेहद घिनौनी और नीच नजरों से देखा। उसके हिसाब से तो ये टीचर बस अपने आप को सीरियस और रिस्पॉन्सिबल दिखाने का नाटक कर रही थी ताकि इसकी रेपुटेशन बनी रहे। आखिर इस लंगड़ी को अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए इन्हीं सब हरकतों का सहारा लेना पड़ेगा ना। पोडियम पर बैठी उस टीचर की तरफ घूरते हुए उस फुकरे लड़के के चेहरे पर एक गंदी हंसी थी। वो अपनी घटिया सोच दिखाते हुए बोला कि इतनी सुंदर शक्ल होने के बावजूद ये औरत इतनी बेकार मेहनत आखिर क्यों कर रही थी। इसे तो पैसे कमाने के लिए सीधा अपने जिस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या पता दुनिया में ऐसे बहुत से ठरकी लोग हो जिन्हें इन जैसी लंगड़ी औरतों के साथ रलिया मनाने का शौक हो। ये नीच और घटिया बातें कानों में पड़ते ही निंगबे के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। अपनी सगी माँ की ऐसी गंदी बेइज्जती होते देख उसने अपनी खतरनाक नजरों से उस लड़के को घूरा। एक ठंडी आवाज में उसने तुरंत उन दोनों कीड़ों को अपनी जुबान पर लगाम देने और टीचर की इज्जत करना सीखने की वार्निंग दे डाली। भरी क्लास में अपनी ऐसी सरेआम बेइज्जती महसूस करके वो लड़का गुस्से में पलटा और जोर से भौंका। आखिर ये नया लड़का होता कौन था उसे सिखाने वाला। वो जाहिल वहीं नहीं रुका बल्कि उसने निंगबे को अकड़ते हुए सीधी चुनौती दे दी। अबे ओए, वो तो बस इस लंगड़ी औरत को अमीर बनने के नए तरीके बता रहा था। इसमें इस तीसरे बंदे को बीच में क्यों मिर्ची लग रही थी? क्या ये औरत इसकी माँ लगती थी जो ये इतना उछल रहा था? क्या ये
ये तेरी माँ लगती है। ये आखिरी अल्फाज सुनते ही निंग बे का खून पूरी तरह खौल उठा। अब उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। वो एक झटके में डेस्क के ऊपर से कूदा, उस गंदी जुबान वाले कुत्ते का सर अपने हाथों में दबोचा और पूरी ताकत से उसका सर टेबल पर दे मारा। पटाक! क्लास में अचानक ये भयानक बवाल होते देख उस फुकरे की गर्लफ्रेंड डर के मारे बुरी तरह चीख पड़ी। उसने घबराते हुए बचाने की गुहार लगाई, क्योंकि ये लड़का तो सच में इसकी जान ले लेगा। ये सब देखकर टीचर ने भी घबराकर एक कड़ी आवाज में चिल्लाते हुए उन्हें तुरंत वहीं रुकने का आदेश दिया। अपने बचपन की वो जानी पहचानी और मीठी आवाज कानों में पड़ते ही निंग बे का पूरा जिस्म एक झटके में कांप उठा। उसकी ठंडी आंखों में आंसुओं का समुंदर भर आया और रोने की वजह से उसकी आवाज बुरी तरह भर्रा गई। उस वक्त उसकी जुबान से बस एक ही शब्द निकला, माँ। उधर उस टीचर को भी उस जवान लड़के के अंदर से एक बेहद अपना और जाना पहचाना औरा महसूस हो रहा था। उनकी आवाज डर और उम्मीद से बुरी तरह कांपने लगी। क्या ये सच में उनका अपना बे था? ये सुनते ही निंग बे सब कुछ छोड़कर अपनी माँ की तरफ दौड़ा। वो उनके सामने अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया और बच्चों की तरह बिलखते हुए बोला कि हाँ माँ, वो उनका बे ही है। ये कंफर्म होते ही कि ये सच में उनका वही जिगर का टुकड़ा है जिसे उन्होंने इतनी छोटी उम्र में खुद से दूर करने पर मजबूर होना पड़ा था। उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रोते हुए अपने बेटे को गले लगाया। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका छोटा बे उनके सामने था। वही दूसरी तरफ कॉलेज के ग्राउंड में एक आदमी चुपचाप झाड़ू लगा रहा था। 13 साल बीत चुके थे और उसका चेहरा वक्त और तकलीफों की वजह से बहुत बूढ़ा और कमजोर लगने लगा था। खासकर उस साल हुए उस भयानक हादसे के बाद। अपनी माँ के बताए रास्ते पर चलते हुए निंग बे ने व्हीलचेयर को उस झाड़ू लगाते हुए आदमी के पास लाकर रुका। उसकी माँ व्हीलचेयर पर बैठी एक हिले हुए फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से अपने पति निंग चंगलान को आवाज लगाई और जरा सर उठाकर देखने को कहा कि आज उनसे मिलने आखिर कौन आया है। उस आदमी के सिर उठाते ही निंग बे की आंखें भर आईं और उसने बेहद प्यार और दर्द से अपने पापा को पुकारा। अपने बेटे को इस तरह बरसों बाद सामने जिंदा देकर उस बेचारे बाप के होश ही उड़ गए। बरसों की इस लंबी जुदाई के बाद बाप और बेटे ने रोते हुए एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। आंसुओं और जज्बात की इस लहर के थोड़ा शांत होने के बाद उस आदमी ने अचानक फिक्र से अपने बेटे को थोड़ा पीछे धकेला। उन्होंने घबराते हुए पूछा कि बे को आखिर वापस आने की इजाजत किसने दी? यहाँ कैपिटल में आना अभी भी उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं था। पर निंग बे अब वो लाचार बच्चा नहीं रहा था जिसे 13 साल पहले छोड़ दिया गया था। उसने पूरे भौकाल और गर्व के साथ ऐलान किया कि वो लोग अब फिक्र बिल्कुल ना करें। इन पिछले 13 सालों में उसके माँ बाप ने जितने भी दुख और बेइज्जती झेली है, उनका ये बे इस नॉर्दर्न किंग ब्लेड का इस्तेमाल करके उस हर एक बेइज्जती का हिसाब अब खून से करेगा। थोड़ी देर यूं ही बातचीत करने के बाद निंग बे ने अपने माँ बाप को वहाँ से घर चलने को कहा। लेकिन जैसे ही निंग बे का परिवार वहाँ से निकलने लगा, अचानक पीछे से लोगों के एक ग्रुप ने उनका रास्ता रोक लिया। उस लड़की ने तुरंत अपने डैड को निंग बे की तरफ इशारा करके बताया कि यही वो लड़का है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को जख्मी किया है। अपनी बेटी की ये शिकायत सुनकर उस घमंडी वाइस प्रिंसिपल ने पूरी अकड़ में निंग बे से इंट्रोगेशन शुरू कर दी। वो जोर से चिल्लाया कि आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये ही वो गुंडा था जिसने अभी क्लासरूम में एक स्टूडेंट को बेरहमी से मारा है? फिर अचानक उसकी नजर वहाँ खड़े उस झाड़ू लगाने वाले बाप पर गई और उसने अकड़ते हुए निंग चंगलान से पूछा कि उसका इस लड़के से क्या रिश्ता है। निंग चंगलान बुरी तरह घबरा गए और डरते हुए वाइस प्रिंसिपल सर को बताया कि ये उनका बेटा है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल ने बदतमीजी से ताना मारा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं, बल्कि बेहतर यही होगा कि वो इसे ठीक से पटन में रखे और थोड़ी तमीज सिखाए। फिर वाइस प्रिंसिपल ने अपनी औकात भूलकर निंग चंगलन की तरफ उंगली उठाई और जोर से भौंका। उसने धमकाया कि निंग चंगलन भूलना मत की शुरुआत में इस झाड़ू पोछे की नौकरी के लिए उसने इस वाइस प्रिंसिपल के सामने घुटनों पर बैठकर कैसे भीख मांगी थी और उसे याद रखना चाहिए कि वो उसे किसी भी वक्त यहाँ से निकाल सकता है। अपने पापा की सरेआम ऐसी बेइज्जती होते देख निंग बे के अंदर मौत का खेल शुरू होने लगा। उसकी नजरें बेहद खतरनाक हो चुकी थीं और उसने धीमी आवाज में आग बबूला होते हुए अपने पापा से पूछा कि घुटनों पर भीख मांगी? ये कुत्ता आखिर क्या बोल रहा था? लेकिन निंग चंगलन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि परिवार के मिलते ही कोई नया बवाल खड़ा हो, इसलिए उन्होंने घबराते हुए अपने बेटे को रोकने की कोशिश की और बोले कि बे इस बात को यहीं छोड़ दे क्योंकि ये आदमी निंग फैमिली का ही एक मेंबर है। ये सुनकर निंग बे ने एक ऐसी घिनौनी मुस्कान दी जैसे वो किसी सड़क छाप कीड़े को देख रहा हो। अपनी माँ की व्हील चेयर पकड़े हुए उसने मजाक उड़ाया। ओह, तो इसका मतलब ये बस निंग फैमिली का एक पालतू कुत्ता था। सरेआम सबके सामने इस तरह खुद को कुत्ता बुलाए जाने पर वाइस प्रिंसिपल गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने चिल्लाते हुए निंग बे को वहीं रुकने को कहा और अकड़ते हुए पूछा कि वो कुत्ता आखिर किसे बोल रहा था। निंग बे थोड़ा सा पलटा और उसने बिल्कुल शांत पर मौत जैसी ठंडी आवाज में सिर्फ 2 लफ्ज कहे, घुटनों पर। अगले ही पल उसके शरीर से एक ऐसी भयानक और जानलेवा ऑरा बाहर निकली जिसने उस वाइस प्रिंसिपल को पूरी तरह दबाकर रख दिया। वो खौफनाक ऑरा किसी तेज धार वाली तलवार की तरह सीधा उस आदमी की टांगों पर लगी। एक भयानक दर्द के साथ उसकी चीख निकल गई और वो धम्म से जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से जमीन को कसकर पकड़ लिया ताकि वो पूरी तरह मुंह के बल ना गिर
जाए। ये खतरनाक मंजर देखकर वहां खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और उसकी बेटी के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। उसकी बेटी हैरानी से चीख पड़ी और अपने डैड से पूछने लगी कि वो ये क्या कर रहे हैं और अचानक जमीन पर घुटनों पर क्यों बैठ गए हैं। वहीं निंगबे ने आराम से अपनी माँ की व्हीलचेयर को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहां से निकलने से पहले उसने एक आखिरी ठंडा आदेश दिया। इन सालों में उसके माँ बाप ने इस जगह जो भी बेइज्जती झेली है वो उसके एक एक तिनके का इंसाफ खून से लेगा। उनके जाने के बाद जब उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने वाइस प्रिंसिपल को उठाने की कोशिश की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो अब अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वो इतनी बुरी तरह डर चुका था कि उसकी पैंट वहीं सबके सामने गीली हो गई। वो बेबसी से रोते हुए बड़बड़ाने लगा कि आखिर उस कमीने ने उसके साथ क्या किया था। उसे लगने लगा था कि उसकी टांगे अब हमेशा के लिए बेकार हो चुकी हैं। इधर निंगबे अपनी माँ की व्हीलचेयर धकेलता हुआ अपने पापा के पीछे पीछे एक टूटे फूटे और खंडहर जैसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। परिवार वापस एक साथ था तो माँ ने खुशी खुशी अपने पति से गुजारिश की वो थोड़ी देर में बाजार जाकर खाना ले आए। आज तो वो खुद अपने इस बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगी। जैसे ही उस टूटे घर का दरवाजा खुला, निंगबे के सामने एक लंबी अंधेरी और सीलन भरी सीढ़ी आई। उसके पापा उसकी तरफ मुड़े और बोले कि बे तुम व्हीलचेयर उठा लो और मैं तुम्हारी माँ को नीचे ले चलता हूँ। अपने माँ बाप को ऐसी बदहाल और टूटी हुई जगह पर रहते देख निंगबे का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आवाज डर और दर्द से कांपने लगी और उसने पूछा कि क्या वो दोनों इन सारे सालों से ऐसी जगह पर रह रहे थे। अपने बेटे से इस पीड़ा को छुपाने के लिए उसके माँ बाप थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले कि अरे बे ऐसी कोई बात नहीं है, ये जगह बस थोड़ी सी सीलन भरी है, वरना यहाँ रहने में उन्हें भला क्या दिक्कत हो सकती है। ये झूठ सुनकर निंगबे का दिल भर आया और उसने सीधा दरवाजे की तरफ पलटकर एक जोर की आवाज लगाई, जोंगयुआन। वहां बाहर से तुरंत एक फौलादी आवाज आई। यस सर। अगले ही पल सेंट्रल हेवेंस कमांडर झांग जोंगयुआन एक झटके में उनके सामने हाजिर हो गया। इतने बड़े रैंक वाले शख्स को ऐसे देखते ही निंगबे के माँ बाप बुरी तरह हैरान रह गए। निंगबे ने उस तगड़े शख्स को आदेश दिया कि तुरंत कुछ लोगों को यहाँ बुलाओ और यहाँ पूरी सफाई करवाओ। साथ ही उसने जोंगयुआन को उनकी मदद करने को कहा क्योंकि उन्हें सामान उठाकर यहाँ से निकलना था। जांग जोंगयुआन ने तुरंत अंडरस्टूड सर बोलकर आदेश लिया और वहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए निकल गया। उसकी माँ को भयानक डर था कि कहीं उनका ये बेटा गुस्से में आकर किसी बड़े बवाल में ना पड़ जाए। उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि उनका बच्चा अब इतने साल बीत चुके हैं, इसीलिए इन बातों को अब यही छोड़ दे। लेकिन 13 साल पुरानी वो घटिया घटना निंगबे के लिए एक ऐसे बुरे सपने की तरह थी जिसने उसे पिछले हर दिन जलाया था। जब भी वो उस रात के बारे में सोचता था उसकी नसें गुस्से से फटने लगती थी। वो इन सबको आखिर कैसे भूल सकता था। उस बारिश वाली काली रात में उन्हें मौत के मुंह में खदेड़ दिया गया था और उसके अपने दादा को उन कमीनों ने कितनी बेरहमी से मार डाला था। ये सब याद आते ही व्हीलचेयर के लोहे के हैंडल को उसने अपने हाथ में इतनी जोर से भींचा कि वो मुड़ने लगा। उसने अपने दांत पीसकर ऐलान किया कि माँ, वो इस बार कैपिटल में वापस सिर्फ 3 लोगों को अपनी तलवार से काटने के लिए आया है और उसकी इस मौत की ब्लैकलिस्ट में सबसे पहला नाम निंग फैमिली के उस निंग पुगो का ही है। ये आदेश मिलते ही झांग जोंगयुआन ने तुरंत अपनी सारी फोर्सेस को एक जगह जमा कर लिया। दुनिया में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतिहास में मौजूद 5 के 5 ग्रेट कमांडर्स आज एक ही दिन एक साथ एक जगह पर खड़े होंगे। उन्हीं के बीच लंबे पर्पल बालों वाला एक जवान लड़का खड़ा था जिसके हाथ में एक खौफनाक वॉर ब्लेड चमक रही थी। उसने पूरी अकड़ में दहाड़ कर कहा कि कमांडर ऑफ द ईस्टर्न हेवेंस यान गुई नॉर्दर्न किंग ब्लेड के साथ यहाँ अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से हाजिर है। पर अगले ही पल यान गुई के चेहरे का वो सीरियस भौकाल एकदम से एक शैतानी मुस्कान में बदल गया। उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए निंगबे से पूछा कि भाई, उसे भी इस ब्लेड के साथ कुछ दिन खेलने का मौका दे दो ना। निंगबे थोड़ा सा बेबस हो गया और इस छोटे भाई पर प्यार लुटाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसने प्यार से डांटे हुए कहा कि यान गुई अब अपनी नौटंकी बंद कर और चुपचाप तलवार उसे दे दे। यान गुई ने मुंह बनाते हुए नॉर्दर्न किंग ब्लेड को सीधा निंगबे की तरफ उछाल दिया और निंगबे ने हाथ बढ़ाकर हवा में ही उस तलवार को पकड़ लिया। अपने हाथ में उस मौत की निशानी को देखते हुए उसने कसम खाई कि आज वो इस पूरी घटिया साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अपने माँ बाप की फिक्र करते हुए वो पीछे मुड़ा और अपने इन सारे लोगों को एक कड़ी आवाज में आदेश दिया। उन्हें उसके बिल्कुल पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो थोड़ी देर अपने माँ बाप के साथ अकेले रहना चाहता था। वही यान गुई बुरी तरह क्यूरियस हो चुका था। उसने चुपके से जांग जोंगयुआन की शर्ट खींची और फुसा फुसाते हुए पूछा कि आखिर चक्कर क्या है भाई। उसने याद दिलाया कि उसे तो पता ही है कि जब एक बार ये नॉर्दर्न किंग ब्लेड म्यान से बाहर आती है तो दुनिया का कोई मर्द उसे रोक नहीं सकता। फिर अचानक ऐसा कौन सा तूफानी कैरेक्टर यहाँ पैदा हो गया जिसने बॉस को खुद तलवार निकालने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, बॉस ने उस जैसे कैओटिक डीमन किंग को यहाँ क्यों बुलाया था। जब यान गुई ने देखा कि झांग जोंगयुआन ने पूरी तरह से अपना मुंह टाइट बंद कर रखा है तो वो एक खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। उसने सीधी धमकी दी कि अगर
उसने अभी उसे सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो वो जाकर उसके सारे पूर्वजों की कब्रें खोद देगा, ये जानते हुए कि ये पागल कुछ भी कर सकता है। मजबूरी में आकर जांग जोंगयुआन को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। उसने दबी आवाज में बताया कि वो लोग सीधा निंग फैमिली के घर जा रहे हैं, और भले ही उनका ये दुश्मन बहुत ताकतवर ना हो, पर वो लोग इस पंगे को ऐसे ही नहीं जाने दे सके। किस्मत का खेल भी देखो, आज ही के दिन निंग फैमिली के पेट्रियार्क की एक बेहद ग्रैंड बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहां पूरे शहर भर से हजारों वीआईपी मेहमान जमा हुए थे, और एक से बढ़कर एक महंगे गिफ्ट्स अंदर लाए जा रहे थे। महंगे तोहफों के ऐलान की आवाजें पूरे हॉल में लगातार गूंज रही थी। एक अनाउंसर जोर से चिल्लाकर सबको बता रहा था कि विंटांग ग्रुप के सीईओ ने एक सोने की बुधा स्टैच्यू पेश की है, और साथ ही ओल्ड मास्टर निंग को ईस्टर्न सी जितनी अजीम ब्लेसिंग्स और सदर्न माउंटेन जितनी लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी हैं। उसके ठीक बाद दूसरे अनाउंसर ने ऐलान किया कि लियांग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर ने 100 साल पुराना गिनसेंग और 16 जोड़ी जेड ब्रेसलेट्स पेश किए हैं। वही डोंगफांग गारमेंट कंपनी के चेयरमैन ने एक मिंग डायनेस्टी का बेहद महंगा ऑर्किड पोर्सिलेन वाज पेश करके ओल्ड मास्टर निंग को अनंत आशीर्वाद की बधाई दी थी। निंग फैमिली के घर के अंदर जहां सब लोग पूरे मजे से इस लैविश पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, वही अचानक बाहर गेट से ढोल और नगाड़ों के साथ भयानक मौत का संगीत बजने लगा। आवाज ऐसी थी जैसे वहां से किसी का फ्यूनरल निकल रहा हो। निंग फैमिली के गेट के ठीक बाहर यनगुई ने किराए पर बुलाए गए लोगों के एक बड़े ग्रुप को लाइन में खड़ा कर रखा था। ये लोग पूरे भौकाल में सरेआम मौत के बाद उड़ाने वाले नकली पैसे हवा में उड़ा रहे थे। और सबसे भयंकर बात तो ये थी कि यानगुई ने किराए पर एक ताबूत और एक विशाल लोहे का घंटा भी मंगवा रखा था। ये नया तमाशा सुनकर निंग फैमिली के कुछ लोग बुरी तरह चिढ़कर बाहर देखने आए कि आखिर ये क्या नाटक चल रहा है। बाहर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं, और वो झल्लाते हुए पूछने लगे कि ये सब आखिर क्या है। उन्होंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए पूछा कि यहाँ से किसका फ्यूनरल निकल रहा है, और इन लोगों को यहीं से गुजरने की क्या पड़ी थी। ये कितनी घटिया पनौती है। लेकिन यानगुई ने तो ठान रखी थी कि आज वो आग लगाकर ही मानेगा। उसने अपनी उस पूरी मंडली को सीधा निंग फैमिली के गेट के ठीक सामने रोक दिया। फिर पूरे जोश में अंदर चिल्लाते हुए ऐलान किया कि एक बहुत पुराना दोस्त यहाँ एक लोहे का घंटा और उसके साथ 100 साल पुराना लोहे का ताबूत गिफ्ट करने आया है। ये भयानक बातें बोलते ही यानगी ने अपनी थोड़ी सी ताकत लगाई, और अगले ही पल उसने उस भारी लोहे के घंटे को उठाकर सीधा घर के अंदर फेंक दिया। पर इतने बवाल से भी यानगी को पूरी तसल्ली नहीं हुई थी। वो तुरंत उन किराए के एक्टर्स की तरफ पलटा और उन्हें घूरते हुए डांटा कि वो सब वहां खड़े होकर क्या देख रहे हैं। उसने कड़ी आवाज में आदेश दिया कि वो सब जल्दी से उसके लिए रोना शुरू करे। ये आदेश सुनते ही उन किराए के एक्टर्स ने एकदम प्रोफेशनल्स की तरह रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। अगले ही सेकंड उनकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। देखते ही देखते उनके रोने की आवाज और भी ज्यादा लाउड और भयानक दर्दनाक होती चली गई। बाहर का ये मौत का मंजर देखकर बर्थडे पार्टी में मौजूद मेहमान तुरंत घबराहट में आपस में फुसफुसाने लगे। वो हैरानी से बात कर रहे थे कि ये तो पूरी तरह से पागलपन है। आखिर किसी की बर्थडे बैंक्वेट में मौत का घंटा देना, इससे बड़ी पनौती कोई हो ही नहीं सकती। वो सब समझ गए थे कि साफ दिख रहा है कि कोई जानबूझकर यहाँ तबाही मचाने आया है। अपनी ऐसी सरेआम बेइज्जती होते देख निंग फैमिली के लोगों का खून पूरी तरह खौल उठा। उनमें से एक भाई अकड़ दिखाते हुए आगे आया और गुस्से में आग बबूला होते हुए यानगुई से सवाल किया। उसने दहाड़ते हुए पूछा कि क्या उसकी निंग फैमिली ने उसका कोई नुकसान किया है जो वो इनके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहा है। सवाल सुनकर यानगुई ने आराम से अपने कंधे उचकाए और एक शैतानी मुस्कान के साथ बताया कि सबको पता ही है कि ड्रैगन सिटी में ये उसका पहला राउंड है, इसलिए इस तमाशे का भला क्या बुरा मानना। फिर अचानक यानगुई का चेहरा एकदम सीरियस हो गया और उसने उस विशाल लोहे के घंटे को थपथपाया। उसने ताना मारते हुए कहा कि ड्रैगन सिटी सच में 8 डायनेसीज की पुरानी राजधानी है, क्योंकि इतना बड़ा लोहे का घंटा नॉर्दर्न टेरिटरी में आसानी से कहाँ ही मिलता है। वही गेट पर खड़े निंग फैमिली के उस आदमी ने जल्दी ही और लोगों को अपनी तरफ आते देखा। जब उसने उन आने वालों को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी और घिन एक साथ उभर आई। वो बड़बड़ाने लगा कि निंग चंगलन और किन हुइलान की यहाँ आने की हिम्मत आखिर कैसे हुई। और फिर उसकी नजर उनके पीछे खड़े उस फुकरे लड़के पर गई और वो समझ गया कि क्या ये वही निंग बेई है। इधर निंग बेई का चेहरा एकदम ठंडा और इमोशनलेस था। वो आराम से अपनी माँ को व्हीलचेयर पर पुश करते हुए आगे लाया और फिर उसने अपनी भयानक इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किया। उसकी फौलादी आवाज पूरे निंग फैमिली के आंगन में गूंज उठी, जिसमें उसने ऐलान किया कि निंग फैमिली की तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा पोता निंग बे अपने सेकंड ग्रैंडफादर को 100 साल जीने की बधाई देता है। ये गूंजती हुई आवाज सुनते ही पार्टी में आए मेहमान हैरानी से आपस में निंग बे के बारे में फुसफुसाने लगे। एक ने पूछा कि क्या ये वही बच्चा नहीं है जो 13 साल पहले निंग फैमिली से भाग गया था, जिस पर दूसरे ने हामी भरते हुए बताया कि उसने
उसने सुना है उस वक्त निंग फैमिली ने ही इनका बेरहमी से शिकार किया था। तभी तीसरे ने घबराते हुए उन्हें चुप कराया और आवाज नीचे रखने को कहा, क्योंकि यहाँ ऐसी बातें करना खतरनाक हो सकता था। ये सब बातें कानों में पड़ते ही निंग फैमिली के उस आदमी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन बाहर वालों के सामने नाटक करते हुए उसने निंगबेई की माँ को देखा और एकदम झूठी मीठी आवाज में उनका स्वागत किया। उसने मक्खन लगाते हुए कहा कि चलो, बड़े भाई की पूरी फैमिली वापस आ ही गई। फिर उसने ताना मारा कि किन हुइलान की ये व्हील चेयर थोड़ी पुरानी लग रही है, इसलिए कल वो उन्हें एक नई व्हील चेयर गिफ्ट कर देगा। लेकिन निंग कांगलान ने तुरंत अकड़ दिखाते हुए उसकी इस भीख से साफ मना कर दिया। तभी वहाँ खड़ा निंग फैमिली का एक सड़क छाप जूनियर कुटिल हंसते हुए भौंका। उसने बेइज्जती करते हुए पूछा कि क्या इनकी पूरी फैमिली के पास अभी भी यहाँ वापस आने की शर्म बची हुई है, इसलिए इन भिखारियों को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये देखकर कि आसपास बहुत सारे मेहमान ये सब तमाशा देख रहे हैं, उस आदमी ने उस जूनियर को डांटने का दिखावा किया और उसे पीछे हटने को कहा। फिर घर के अंदर इशारा करते हुए उसने झूठी शराफत दिखाई और उन्हें अंदर चलकर आराम से बात करने का न्योता दिया। असलियत में उसके दिल में इनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। वो तो बस मेहमानों के सामने निंग फैमिली की बची कुची इज्जत बचाने का सोच रहा था। चलते चलते उसने अपने कमीने दिमाग में पूरा हिसाब लगा लिया था कि घर का कचरा बाहर वालों के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसने ठान लिया था कि एक बार इन कुत्तों को अंदर चलने दो, फिर दरवाजा बंद करके देखता है कि इन्हें कैसे बुरी तरह पीटना है। वही मेहमान तुरंत साइड हट गए ताकि निंगबेई अपनी माँ को आराम से अंदर ले जा सके। लेकिन अचानक अभी उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उस रैंडम जूनियर ने कमीनापन दिखाते हुए निंग कांगलान के पैरों में टांग अड़ाकर उन्हें गिरा दिया। जैसे ही उसके पापा आगे की तरफ गिरने वाले थे, निंगबेई ने तुरंत इस गड़बड़ी को भांप लिया। उसने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाकर उन्हें जमीन पर गिरने से बचा लिया। वो फुकरा जूनियर जिसकी जुबान किसी गटर से भी ज्यादा गंदी थी, उसने अकड़ते हुए अपने हाथ बांधे और सरेआम मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने नखरे दिखाते हुए पूछा कि ओह माय गॉड, ये लोग क्या कर रहे थे, और ताना मारा कि अगर लंबी उम्र की बधाई देनी ही है तो कम से कम मेन हाउस के अंदर जाने का तो इंतजार कर लेते। फिर वहाँ घुटनों पर बैठकर भीख मांगने में उन्हें कोई देरी नहीं होगी। अपनी ऐसी सरेआम बेइज्जती पर निंग चंगलान इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो झल्ला रहे थे कि कब से एक कल का पैदा हुआ छोकरा उनके साथ इतनी बेइज्जती से पेश आने लगा है। लेकिन निंगबेई की ठंडी आंखों में वो फुकरा एक कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं था जिसके साथ उसने अपना पूरा हिसाब चुकाना था। वो असली शिकार तो अंदर बैठा था, इसलिए उसने बिना भड़के बिल्कुल शांत आवाज में अपने पापा को अंदर चलने को कहा। उसने याद दिलाया कि आज के इस भयानक खेल के मेन कैरेक्टर्स वो ही लोग हैं, इसलिए वो इस तरह गायब नहीं रह सकते। वहीं उस फुकरे जूनियर को और ज्यादा नौटंकी करते देख यान गुई ने उसे रोकने के लिए एक झटके में अपनी खौफनाक वॉर ब्लेड निकाल ली। उसने निंगबेई से मजे लेते हुए कहा कि बॉस आप लोग आगे बढ़िए, यहाँ बाहर की सफाई वो खुद अकेले हैंडल कर लेगा। अगले ही पल यान गुई ने पूरे भौकाल के साथ अपने दोनों हाथों में वॉर ब्लेड्स पकड़ ली। उसके पूरे जिस्म से मौत का एक ऐसा खतरनाक ऑरा निकल रहा था जिसने वहां खड़े सबकी सांसें अटका दी। उसने बिना एक सेकंड सोचे समझे वो दोनों खौफनाक ब्लेड्स उस फुकरे की दोनों टांगों में आर पार दे मारी। एक भयानक दर्द के झटके के साथ उस फुकरे की चीख पूरा आसमान फाड़ कर निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां खड़े एक एक्सपीरियंस्ड मेहमान की नजर जैसे ही उन खून से लथपथ वो ब्लेड्स पर पड़ी, उसने हैरानी से उन्हें तुरंत पहचान लिया। वो हकलाते हुए चिल्लाया कि ये तो नॉर्दर्न किंग ब्लेड है जो सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर में ही मिलती है। ये भयानक नाम सुनकर दूसरा आदमी भी बुरी तरह चौंक गया और घबराहट में बोला कि ये क्या बकवास है, लेजेंडरी नॉर्दर्न किंग ब्लेड यहाँ आखिर कैसे आ सकती है। तभी पीछे से निंग फैमिली के उस आदमी ने चिल्लाते हुए निंगबेई को डांटा कि छोटे बे, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। ये फटी हुई आवाज सुनते ही निंगबेई ने हल्के से अपना सर घुमाया। उसकी आंखें किसी जलते हुए तेजाब से कम नहीं लग रही थी। वो एक ठंडी शैतानी हंसी हंसा और पलटकर बोला कि हदें पार। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है और ढिठाई से सॉरी बोलते हुए बताया कि असली औकात दिखाना तो अभी बाकी है। ये भयानक तेवर देखकर निंग फैमिली का वो आदमी अब डर के मारे पते की तरह कांपने लगा था। अपने घबराए हुए फीके चेहरे के साथ उसने पूछा कि भतीजे आखिर वो यहाँ करना क्या चाहता है, जिस पर निंगबेई ने आराम से अपना हाथ अपनी द नॉर्दर्न किंग ब्लेड पर रख दिया। उसकी ठंडी आंखें भयंकर मौत का इरादा दिखा रही थी जब उसने सबके सामने ऐलान किया कि वो इस पूरी निंग फैमिली का नामो निशान मिटाना चाहता है। ठीक उसी वक्त निंग फैमिली के उस बेहद आलीशान और भारी भरकम विला के अंदर का माहौल कुछ और ही था। इस बंगला को बाहर से देखकर कोई भी इस आसमान छूते हुए महल को देखकर धोखा खा जाए। आज उसी विला के अंदर निंग फैमिली के सेकंड मास्टर उस बुढ़े निंग फुगुओ का 80वां बर्थडे जोर शोर से मनाया जा रहा था। पार्टी का जलवा एकदम अपने पीक पर था। बुढ़ा निंग फुगुओ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अपने मेहमानों का झूठा शुक्रिया अदा करते हुए नाटक करने लगा। उसने हाथ जोड़कर सभी का उसके इस जश्न में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। माहौल बेहद खुशनुमा और रंगीन था जब अचानक लोगों का एक झुंड मेन दरवाजे से धीरे धीरे अंदर आया। ये और कोई नहीं बल्कि निंगबेई की फैमिली थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे
के अंदर अपना कदम रखा, निंग बेई ने एक शेर की तरह दहाड़कर पूरे हॉल में ऐलान किया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि निंग फैमिली का निंग बेई अपने सेकंड ग्रैंडफादर को हमेशा के लिए आशीर्वाद और लंबी उम्र की बधाई देता है। ये अजीब नजारा देखते ही पार्टी में आए सारे वीआईपी मेहमान पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जम गए। देखते ही देखते पूरे आलीशान हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। माहौल एकदम जानलेवा हो गया और पूरी भीड़ हैरानी से निंग चंगलान की फैमिली को घूरने लगी। तभी फूगो ने माहौल को संभालते हुए ताना मारा कि क्या जवान लड़का है और क्या बात कही है। उसने अकड़ दिखाते हुए कहा कि लंबी उम्र और आशीर्वाद देने वाले इस लड़के के अंदर बहुत दम है, इसलिए वो इसकी ये बधाई कबूल करता है। लेकिन इससे पहले कि वो बुढ़ा अपनी औकात और अकड़ दिखाता, तभी अचानक एक जवान लड़का हीरो बनते हुए बीच में कूद पड़ा। ये लियांग फैमिली का फुकरा लौंडा लियांग शाओलोंग था। निंग बेई के ठीक पास में खड़े होकर उसने हवाबाजी करते हुए बेइज्जती शुरू कर दी। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या तू ही वो निंग बेई है, एकदम अनपढ़ और गवार। फिर उसने ताना मारा कि एक छोटा जूनियर होकर बिना घुटनों पर बैठे अपने एल्डर्स को बर्थडे विश कैसे कर सकता है। किसी ऐसे वैसे सड़क छाप कीड़े को सरेआम निंग बेई की बेइज्जती करते देख यानगुई गुस्से में पागल हो गया और जोर से भौंका। उसने अपनी तलवार निकालते हुए लियांग शाओलोंग से पूछा कि तू आखिर है कौन बे। जिस पर लियांग शाओलोंग ने पूरी अकड़ में पलटकर उस फुकरे को जवाब दिया कि क्या वो उस यंग मास्टर से सवाल पूछ रहा है। उसने अपना नाम लियांग शाओलोंग बताते हुए धमकाया कि ड्रैगन सिटी में जब उसका नाम लिया जाता है ना, तो आसपास के सभी लोगों को उसकी इज्जत करनी पड़ती है। इस 2 कौड़ी के फुकरे को अपने मुंह मियां मिठू बनते देख यानगुई ने बुरी तरह घिन से अपना मुंह बनाया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ओह, लगता है लड़का बड़ा कूल बन रहा है। पर उसने डिठाई से मुस्कुराते हुए सॉरी बोला और ताना मारा कि उसने तो इसका नाम आज तक कभी नहीं सुना है। यानगुई के इतना बोलते ही उसके बगल में खड़ा एक टकला मोटा आदमी चाटुकारी करने के इरादे से आगे कूद पड़ा। उस टकले ने मक्खन लगाते हुए कहा कि यंग मास्टर लियांग, ये सड़क छाप कीड़ा सच में नहीं जानता कि वो किससे बात कर रहा है, इसलिए इस बेवकूफ को उनका नाम नहीं पता। ये बदतमीजी खत्म होते ही यानगुई ने तुरंत पीछे घूमकर जोर से एक आवाज लगाई। उसने चिल्लाते हुए आदेश दिया कि शाओ युनशान तुरंत अंदर आओ। निंग फैमिली के उस सेकंड मास्टर निंग फुगुओ ने जैसे ही बाहर से शाओ युनशान को अंदर आते देखा, उसकी पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक गई। वो डर के मारे हकलाते हुए बड़बड़ाया कि क्या ये वाकई में ऑर्गेनाइजेशन के टीम लीडर शाओ है। वही जैसे ही यानगुई ने शाओ युनशान को अपने पास आते देखा, उसने उस डर के मारे कांपते हुए टकले मोटे आदमी पर अपनी उंगली उठाई। उसने शाओ युनशान से पूछा कि इस मोटे और टकले ने अभी उसकी भयानक बेइज्जती की है, तो अब इसका क्या करना चाहिए। शाओ युनशान अचानक आए इस खतरनाक आदेश पर पूरी तरह घबरा गया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और उसे अब करे तो क्या करे। तभी यानगुई ने खुद उस टकले की तरफ इशारा करके भयानक आदेश दे डाला। उसने ठंडी आवाज में कहा कि इसे यही काट कर कुत्तों को खिला दो। यनगी को इस तरह आपे से बाहर होता देख चेहरे पर स्कार वाले उस बुढ़े आदमी यानी जंग जोंग युअन ने तुरंत बीच में आकर माहौल को संभाला। उसने यानगुई को समझाते हुए कहा कि जल्दबाजी में कोई खूनी कदम मत उठाओ। फिर उसने शाओ युनशान को ऑर्डर दिया कि जाओ, सजा के तौर पर इस मोटे के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब आज ही जब्त कर लो। ये आदेश सुनते ही वहां खड़े सबोर्डिनेट ने पूरी अकड़ में यस सर बोलकर जवाब दिया। वही वो टकला मोटा आदमी ये सुनकर कि उसकी सारी जिंदगी की दौलत छिनने वाली है, किसी पागल की तरह डर और सदमे के मारे चीखने लगा। वो रोते हुए चिल्लाया कि ओ माय गॉड, ये सब आखिर कैसे हो सकता है। ये भयानक बवाल देखकर हीरो बनने आया लियांग शाओलोंग अब वहां से पतली गली पकड़कर खिसकने की कोशिश कर रहा था, पर यानगुई ने बाज की तरह लपककर उसे धर दबोचा और एक भयानक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा कि और तू ही तो इन सभी का मास्टरमाइंड है ना। यानगुई ने उसे जमीन पर पटकते हुए धमकाया कि ये मत सोचना कि तू यहाँ से आसानी से बच के निकल जाएगा। अंदर आते ही इस तरह का खूनी और डरावना खेल शुरू होते देख निंग बे की माँ डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। उन्होंने रोते हुए पूछा कि छोटे बे, उसने उनसे क्या वादा किया था। अपने छोटे भाई यानगुई को इस तरह खून का प्यासा होता देख निंग बे ने भी उसे रोकने के लिए तुरंत आवाज लगाई। उसने कड़ी आवाज में ऑर्डर दिया कि यानगुई, बस अब बहुत हुआ, इसीलिए अभी तुरंत वहीं रुक जाओ। लेकिन रुकने से ठीक पहले उस खतरनाक जवान लड़के यानगुई ने लियांग शाओलोंग को ऐसी बुरी तरह पीट डाला कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस फुकरे का चेहरा सूजकर किसी गुब्बारे जैसा हो गया था और वो एकदम किसी मरे हुए कीड़े की तरह सड़क पर पड़ा था। निंग फैमिली का वो बुढ़ा फुगो ये सब डरावना नजारा देखकर पसीने पसीने हो रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि उसे नहीं पता इन बंदों का आखिर क्या तगड़ा बैकग्राउंड है, पर उसे पूरा शक था कि इन्होंने पक्का टीम लीडर शियाओ को बहुत सारे पैसे खिलाकर यहाँ बुलाया है ताकि वो इस बच्चे निंग बे का सपोर्ट कर सके। थोड़ी देर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद उस बुढ़े फुगो ने शियाओ युनशान की तरफ देखा और थोड़ी अकड़ के साथ सवाल किया। उसने ताना मारते हुए कहा कि टीम लीडर शियाओ, उसकी निंग फैमिली और उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के मामलों में कभी टांग नहीं अड़ाते। उसने याद दिलाया कि आज का ये मामला निंग फैमिली का अपना अंदरूनी मामला है, इसलिए क्या टीम लीडर शियाओ सच में इसमें दखल देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले
पहले कि श्याओ यूनशान कोई जवाब देने का सोचता, निंग बेई ने सीधा पलटवार करते हुए सबकी बोलती बंद कर दी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर ये सच में एक फैमिली का मामला है तो इसे निंग फैमिली के लोगों को खुद ही निपटने दो। और उसने ऐलान किया कि जिनका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उन सारी बाहरी कीड़ों को यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। निंग बेई की ये खतरनाक वार्निंग सुनकर जो लोग निंग फैमिली के नहीं थे वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से बाहर निकल गए। अब उस पूरे हॉल में पीछे छोड़ गए थे तो सिर्फ निंग कांगलान की फैमिली, निंग बेई, उसकी माँ किन हुईलान और निंग फैमिली के वो चुने हुए खौफनाक लोग। यहाँ तक कि श्याओ यूनशान को भी पलटकर चुपचाप वहाँ से जाते देख सेकंड मास्टर फुगुओ खुशी से फूला नहीं समाया। एक ही पल में उस बुढ़े ने अपने रंग किसी गिरगिट की तरह बदल लिए और पूरी अकड़ में अपनी औकात पर आ गया। उसने निंग बेई को घूरते हुए ताना मारा कि ऑर्गेनाइजेशन के टीम लीडर शाओ को यहाँ बुलाने के लिए तूने पक्का बहुत भारी कीमत चुकाई होगी। फिर उसने डिठाई से हंसते हुए कहा कि पर अफसोस कि वो तो तुझे छोड़कर चला गया। तो अब बता तुझे यहाँ इस मौत से आखिर कौन बचाएगा। इस बुढ़े को ऐसी तेजी से अपनी औकात बदलते देख यान गुई ने जोर से मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने आगे आकर पूछा कि तो इस बुढ़े को लगता है कि वो लोग वो लोमड़ियां हैं जो शेर की खाल पहनकर श्याओ यूनशान के दम पर यहाँ उछल रहे थे। लेकिन वो बुढ़ा आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, पर उसकी बकवास और मजाक उड़ाना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा कि तुम लोग सच में कितने बेवकूफ हो। फिर अचानक फुगुओ का चेहरा मौत जैसा ठंडा पड़ गया और उसने आदेश दिया। उसने कड़ी आवाज में कहा कि चंगू, इन तीनों को इनके आखिरी सफर पर भेज दो। साथ ही उसने खतरनाक मुस्कान के साथ याद दिलाया कि लाशें एकदम सफाई से ठिकाने लगानी चाहिए। ये भयानक आदेश बोलते हुए उसने अपने बगल में खड़े एक जवान आदमी की तरफ देखा। ये शख्स चंगू था, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसे निंग फैमिली ने उनकी हिफाजत के लिए भाड़े पर रखा था। आखिर किसने सोचा होगा कि इस ड्रैगन सिटी में निंग फैमिली के पास सच में एक बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट किसी पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहा था। उस मार्शल आर्टिस्ट चंगू को अकड़ते हुए अपनी तरफ आते देख निंग बेई की माँ बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने डर के मारे छोटे बेई को पुकारा, लेकिन चाहे वो जवान लड़का कितना भी भौकाल दिखाए, निंग बेई के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वही चंगू ने निंग बेई को घूरा और चीखते हुए आगे लपका ताकि वो उन तीनों को उनकी आखिरी मंजिल तक भेज सके। वो जवान मार्शल आर्टिस्ट तेजी से आगे बढ़ा और उसका इरादा सीधा निंग बेई पर एक जानलेवा हमला करने का था। पर तभी अचानक वहां एक अजीब सा चमत्कार हुआ। निंग बेई के शरीर के चारों तरफ से मौत का एक खतरनाक ऑरा निकलने लगा, जिसने कंगू को उसे छूने तक नहीं दिया। वो डर के मारे कांपने लगा और हकलाते हुए खुद से पूछने लगा कि ये आखिर कैसे हो सका है और वो खुद को हिला क्यों नहीं पा रहा है। निंग बेई ने उस फुकरे लड़के को इस तरह बेबस देखकर गुस्से में दहाड़ लगाई और उस कीड़े को तुरंत घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। जैसे ही उसने ये आदेश दिया, चंगू को बिना कुछ समझ आए अपने ऊपर एक भारी दबाव महसूस हुआ और अगले ही पल वो तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इधर अपनी कुर्सी पर बैठा वो बुढ़ा निंग फुगुओ ये पूरा नजारा देखकर हैरानी से उछल पड़ा। उसने गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारा और चीखते हुए पूछा कि ये सब आखिर क्या चल रहा है। वही कंगू की रीढ़ की हड्डी में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई और वो हकलाते हुए बड़बड़ाया कि क्या ये वॉर गॉड लेवल है, क्योंकि ये सच में बेहद खौफनाक था। ये सब देखकर निंग फैमिली की पूरी भीड़ में भयानक हड़कंप मच गया। हर कोई डर से कांप रहा था और हैरानी से पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने तो इस लड़के को उंगली तक उठाते नहीं देखा और ये वॉर गॉड लेवल आखिर क्या चीज थी। भीड़ को इस तरह मचलते देख निंग बेई ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने पूरी जमीन हिलाकर रख दी। उसने चिल्लाते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को घुटनों पर बैठने का फरमान सुना दिया। पीछे मुड़कर देखने पर मंजर सच में डरावना था, क्योंकि निंग फैमिली का पूरा झुंड एक झटके में जमीन पर घुटने टेक चुका था। वो सब पागलों की तरह डर से चीख रहे थे। वही यान गुई पास में खड़ा इन सबके पूरे मजे ले रहा था। ये देखकर कि निंग फैमिली को निंग बेई के खौफ का अभी तक अंदाजा ही नहीं है, उसने पूरा भौकाल बनाते हुए सबके सामने एक भयानक ऐलान किया। उसने बताया कि उसका भाई 7 साल की उम्र में नॉर्दर्न बॉर्डर गया था और 1 महीने से भी कम वक्त में उसने सोल्जर लेवल हासिल कर लिया था। फिर उसने ताना मारा कि इनके जैसे 2 कौड़ी के बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट उसकी बराबरी आखिर कैसे कर सकते हैं। ये खौफनाक सच सुनकर बुढ़ा निंग फुगुओ डर के मारे चीख पड़ा कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। उस बुढ़े को और ज्यादा झटका देने के लिए यान गुई आगे बोला। उसने गर्व से बताया कि उसके भाई ने सिर्फ 17 साल की उम्र में किंग रियलम हासिल कर लिया था और उसे नॉर्दर्न किंग का टाइटल मिल गया था, पर वो खुद को बस एक आम इंसान बताता है, वरना आज इन सबको उसके सामने किंग निंग बेई बोलकर अपना सर झुकाना पड़ता। ये कड़वी सच्चाई सुनते ही किन ह्यूइलान अपने जज्बात रोक नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोते हुए सोचा कि उनके बे ने इन सारे सालों में नॉर्दर्न बॉर्डर पर आखिर कितने दुख झेले होंगे। अपनी माँ को इस तरह रोता देख निंग बेई ने प्यार से मुड़कर उन्हें तसल्ली दी और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर अगले ही पल उसने अपनी कातिल नजरें वापस उस बुढ़े निंग फुगुओ पर गाड़ दी। निंग बेई ने उस बुढ़े को याद दिलाया कि 13 साल पहले की उस बारिश वाली काली रात में उसके दादा को इन्हीं लोगों ने इस हॉल में मौत के घाट उतारा था। उसे भगाने के लिए उसके 4th अंकल ने इसी हॉल के मेन गेट पर रुकने का फैसला किया था और उनके सीने में जो खंजर घोंपा गया था वो किसी और ने नहीं
नहीं बल्कि खुद निंग चंघाई ने घोंपा था। सरेआम अपना नाम इस खूनी खेल में सुनते ही वहां खड़ा निंग चंघाई डर से बुरी तरह कांपने लगा। उसने घबराते हुए कसम खाई और चिल्लाया कि ये सच नहीं है, वो आदमी वो नहीं था। पर निंग बेई ने दहाड़ते हुए उसकी बोलती बंद कर दी और बताया कि उस दिन निंग बेई सब कुछ अपनी इन्हीं आंखों से छिपकर देख रहा था। अब निंग बेई की आवाज एकदम पत्थर जैसी कठोर हो गई थी और उसका चेहरा किसी मौत के फरिश्ते जैसा खौफनाक लग रहा था। उसने बताया कि उसके दादा उससे बहुत प्यार करते थे और उसके फोर्थ अंकल उसे बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह मानते थे, इसीलिए उनके खून का बदला लिए बिना वो किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। उसका एक एक शब्द उनके दिलों को बुरी तरह चीर रहा था। ये सुनकर बुढ़े निंग फुगो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया और उसके जिस्म का पूरा खून जैसे सूख गया था। कांपते हुए उसने रोते हुए भीख मांगी कि वो गलत था, इसलिए अब वो उसे माफ कर दे और बचा ले। लेकिन निंग बे एक ठंडी हंसी हंसा और बोला कि अभी नहीं, क्योंकि उसके पापों का चिट्ठा अभी बहुत लंबा है। निंग बे ने आगे बताया कि उस बारिश वाली रात इस बुढ़े ने ही उसकी माँ और उसका पीछा किया था। उसने ताना मारा कि वो निंग फैमिली के बेरहम सेकंड मास्टर कहलाने के बिल्कुल लायक है। अगर उसकी दादी उस रात बारिश में भागती हुई उसे बचाने नहीं आती तो वो उस रात सच में इनके हाथों मारा जाता। ये बोलते ही निंग बे ने एक झटके में अपनी तलवार म्यान से निकाली। उसने वो भारी तलवार सीधा वहां डर से कांपते उस बुढ़े की तरफ हेकर मारी और दहाड़ते हुए ऐलान किया कि इस निंग फैमिली वालों में से कोई भी बेकसूर नहीं है। उसकी ये दहाड़ खत्म होते ही वो खौफनाक तलवार जमीन पर इतनी जोर से लगी कि वो आधी से ज्यादा पत्थर की जमीन में घस गई। बुढ़े निंग फुगो को आखिरकार एहसास हो गया था कि अब उसके पापों का हिसाब होने वाला है। वो हकलाते हुए बड़बड़ाने लगा कि ये उसके कर्मों का फल है जो अब उसके सामने आ गया है। तभी अचानक उसके कमीने दिमाग में कुछ आया और वो बिजली की तेजी से उस तलवार की तरफ लपका। उसने उस तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे जमीन से उखाड़ने की पूरी कोशिश की, पर चाहे उसने जितना भी जोर लगा लिया वो तलवार 1 इंच भी नहीं हिली। इसे जमीन से बाहर निकालना उसके लिए नामुमकिन था। वो घबराकर बड़बड़ाया कि आखिर ये तलवार निकल क्यों नहीं रही? क्या ये जमीन से पूरी तरह जुड़ चुकी है? उस बुढ़े को तलवार की इस भयानक औकात से अनजान देखकर निंग बे ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसे पता भी है कि इस नॉर्दर्न किंग ब्लेड का वजन 360 किलो है, और क्या उसे सच में लगता था कि वो इसे थोड़ा सा हिला भी पाएगा? अगले ही पल निंग बे बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसने तलवार की मूठ पकड़ी और एक ही झटके में जमीन से निकालकर एक भयानक वार किया। श्वाक! बुढ़ा निंग फुगुओ तुरंत उस जानलेवा वार की चपेट में आकर पीछे की तरफ हवा में उड़ गया और उसके जिस्म से खून का एक लंबा फव्वारा फूट पड़ा। अपने बाप को इस तरह मरते देख उसके पीछे खड़ा उसका बेटा निंग चंघाई गुस्से और डर से चीख पड़ा। वो पागलों की तरह डैड डैड चिल्लाते हुए निंग बे की तरफ दौड़ा और धमकी दी कि वो इस कमीने की जान ले लेगा। वो पूरी तरह अपनी जान पर खेलकर आगे लपका था, लेकिन निंग बे अपनी खौफनाक तलवार पकड़े एकदम तैयार खड़ा था और बस उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही निंग चंघाई उसके पास आया, निंग बे की वो भारी तलवार एक झटके में उसके सीने के आर पार हो गई। उसने ठंडी आवाज में अपने फोर्थ अंकल को याद करते हुए कहा कि अब वो शांति से आराम कर सकते हैं। खून के उस बड़े से तालाब में पड़ी उन दोनों बाप बेटे की लाशों को देखकर निंग फैमिली के बाकी बचे लोगों की पैंट डर के मारे गीली हो चुकी थी। वो सब सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे और किसी के मुंह से एक शब्द तक निकलने की अब औकात नहीं बची थी। उन दोनों बाप बेटे को मौत की सड़ी हुई नींद सुलाने के बाद निंग बे वहां घुटनों पर बैठे उस मार्शल आर्टिस्ट चंगू की तरफ पलटा। उसने दांत चबाते हुए आदेश दिया कि चंगू, अब पूरी जिंदगी तू यहीं इसी जगह घुटनों पर बैठा रहेगा। उसने ऐलान किया कि उसके पापा की बेइज्जती और उसकी माँ का दर्द अब वो उसे एक एक करके महसूस करवाएगा। निंग फैमिली के इस कचरे को साफ करने के बाद निंग बे आराम से अपने पापा की तरफ मुड़ा। उसने पूरे अदब से आवाज में इजाजत लेते हुए कहा कि पापा, अब आप यही रुकिए। उसने समझाया कि इस निंग फैमिली में जो कुछ भी है वो शुरू से सिर्फ उनका ही था, इसीलिए इस परिवार के हेड की कुर्सी पर अब सिर्फ उनका हक है। निनक आंगलान अपनी आंखों के सामने हो रहे इस भयानक और खूनी इंसाफ पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वो झटके में हकलाए और हैरानी से पूछा कि ये सब आखिर क्या हो गया। तभी अचानक निंग बे को कुछ याद आया और उसने बताया कि माँ चाहती थी कि वो सेकंड अंकल और फोर्थ अंकल की कब्र पर जाकर एक बार उन्हें जरूर देखे, इसलिए उसने अपने माँ पापा से वहाँ उसके वापस आने का इंतजार करने को कहा। ये बोलकर निंग बे पीछे घूमा और निंग फैमिली के उस आलीशान दरवाजे से बाहर निकल गया। वही बाहर आसमान से बेहद तेज बारिश गिर रही थी, जैसे आज आसमान भी निंग फैमिली की इस तबाही पर आंसू बहा रहा हो। जैसे ही उसने बाहर आंगन में कदम रखा, उसके एक सबॉर्डिनेट ने तेजी से आगे बढ़कर उसके कंधों पर एक लंबा और शानदार कोट डाल दिया। सच में एक वॉर गॉड का यही असली भौकाल होता है। जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचा, उसकी खतरनाक नजर अचानक एक गाड़ी पर पड़ी। ये और कोई नहीं बल्कि लियंग फैमिली की गाड़ी थी, जो इस आग में अपना हाथ सेकने चली आई थी। निंग बे ने ठंडी आवाज में खुद से पूछा कि अब ये नई मुसीबत कौन है। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक बुढ़ा पूरी अकड़ दिखाते हुए बाहर निकला। ये लियंग फैमिली का एल्डर यानी एल्डर लियंग था। वो सीधा निंग बे की तरफ आया और पूरे भौकाल में हवाबाजी करने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा कि उसे भी तो देखना है कि निंग फैमिली का वो फेंका हुआ अनाथ बच्चा जो 13 साल पहले गायब हो गया था, आखिर आज कितना बड़ा 30 मार खा
बन गया है। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि उसकी इतनी औकात आखिर कैसे हो गई कि उसने लियांग फैमिली के सबसे बड़े पोते पर अपना हाथ उठाया। लियांग फैमिली के उन सारे गुंडों की पूरी पलटन को आगे बढ़ते देख ताकि वो वॉर गॉड निंगबेई को डरा सके। मास्टर लू गुई तुरंत 2 कदम आगे आए और उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने आदेश दिया कि ये सब वहीं पीछे रहे और इस बुढ़े का हिसाब चुकाने का काम उन पर छोड़ दे। मास्टर लू गुई को इस तरह खून पीने के मूड में आते देख यान गुई जल्दी से बीच बचाव करने आगे आ गया। उसने समझाते हुए कहा कि ये ड्रैगन सिटी है, उनका नॉर्दर्न टेरिटरी नहीं, और यहाँ उनकी सरहद पर कोई बाहरी आर्मी हमला नहीं कर रही है, इसीलिए बुढ़ा लू अपनी तलवार बाहर न निकाले। लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ एक और आलीशान गाड़ी आकर रुकी। किसी ने चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी देखो, वो गाड़ी तो सू फैमिली की लग रही है। पर वो लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं? लियांग फैमिली के लोगों ने सू फैमिली की दादी को गाड़ी से उतरते देख बुरी तरह चिढ़ते हुए कहा कि ये सू फैमिली तो कब की बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उनकी लियांग फैमिली को इस बूढ़ी औरत से डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। अपने बंदों की ये बेवकूफी सुनकर एल्डर लियांग ने गुस्से में उन्हें डांटा। उसने समझाया कि बेशक सू फैमिली आज कमजोर हालत में है, पर उनकी नींव बहुत गहरी है और जब तक ये बूढ़ी औरत जिंदा है सू फैमिली कभी मिट्टी में नहीं मिल सकती। वही दादी ने गाड़ी से बाहर आकर कड़ी और रोबदार आवाज में कहा कि वो भी सोच रही थी कि आखिर ये कौन टूटे बर्तन की तरह यहाँ बज रहा है, तो पता चला ये एल्डर लियांग है। उन्होंने ताना मारते हुए पूछा कि क्या वो आज रात यहाँ सेकंड मास्टर निंग फुगुओ को उसकी लंबी उम्र की बधाई देने आए हैं? दादी की ये चुभने वाली बात सुनकर एल्डर लियांग ने जमीन पर थूकते हुए घिन से जवाब दिया। उसने गुस्से में कहा कि थू है उस पर, आखिर वो फुगुओ खुद को समझता क्या है बे? उसने याद दिलाया कि वो एक ऐसा कमीना है जिसने ताकत के लिए अपने सगे भाई का ही खून कर दिया। और क्या दादी चाहती है कि वो उसे लंबी उम्र की बधाई दे, जबकि वो तो यहाँ उससे अपना पूरा हिसाब चुका करने आया है? गुस्से से लाल पीला होते हुए उस बुढ़े लियांग ने सीधा निंगबेई की तरफ अपनी उंगली तान दी। उसने दहाड़ते हुए कंप्लेन की कि निंग फैमिली के इन लोगों ने उसकी लियांग फैमिली के सबसे बड़े पोते को बुरी तरह पीटा है, इसलिए वो चाहता है कि सेकंड मास्टर फुगुओ खुद चलकर यहाँ बाहर आए और उसके सामने घुटने टेकर माफी मांगे। वही गाड़ी के अंदर बैठा लियांग शाओलोंग, जिसका चेहरा पिट-पिट कर किसी पिचके हुए केले की तरह हो गया था, वो रोते हुए बच्चों की तरह शिकायत करने लगा। उसने रोते हुए अपनी उंगली उठाई और बताया कि दादाजी वो यही आदमी था जिसने उसे पीटा था। एल्डर लियांग की इस भयानक अकड़ को देखकर कि वो अभी भी निंग फुगुओ से मिलना चाहता है, यान गुई अपनी उसी शैतानी मुस्कान के साथ आगे आया। यान गुई ने मजे लेते हुए पूछा कि ओ, तो वो चाहते हैं कि निंग फुगुओ चलकर बाहर आए। उसने हंसते हुए कहा कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बुढ़ा तो अंदर कब का पत्थर की तरह ठंडा हो चुका है, और अगर वो सच में उसे बाहर बुलाना चाहते हैं तो उसे डर है कि इन्हें अंदर जाकर किसी को उसकी लाश साफ करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। ये भयानक खबर सुनते ही कि निंग फुगुओ अपने पूर्वजों से मिलने चला गया है, एल्डर लियांग के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक गई। वो हकलाते हुए पूछा कि क्या सेकंड मास्टर सच में मर गया? और आज तो उसका 80वां बर्थडे था, फिर भी वो मारा गया। यान गुई ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या किसी को अपनी मौत का टाइम चूज करने का मौका कभी मिलता है क्या? माहौल में अचानक इतनी भयानक टेंशन देकर और बाहर लगातार गिर रही तेज बारिश के बीच दादी ने आगे आकर बीच बचाव करना शुरू किया। उन्होंने नरमी से कहा कि एल्डर लियांग वो मानती है कि शाओलोंग के साथ बुरा हुआ है, पर उन्हें लगता है कि इन लोगों को इस बात को यही भूल जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए सबको चुपचाप अपने घर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर कि निंग फुगुओ जैसा ताकतवर आदमी भी जिंदा नहीं बचा, एल्डर लियांग की शक्ल डर से बुरी तरह बदल गई। वो दिमाग लगाने लगा कि निंग फुगुओ अचानक मारा गया और सू फैमिली की ये बूढ़ी उसे इस तरह वापस लौटने की सलाह दे रही है। इसका मतलब अंदर सच में कोई बहुत भयानक तूफान आया है। तिरछी निगाहों से निंगबेई के उस फौलादी औरा और उसके डरावने भौकाल को देखकर वो बुढ़ा अंदर ही अंदर बुरी तरह सहम गया था। उसने सोचा कि ऊपर से निंग फैमिली के इस लड़के का असली बैकग्राउंड अभी भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है, जिसमें मौत का खतरा साफ साफ दिख रहा था। एल्डर लियांग ने थोड़ी देर अपना दिमाग लगाया और पलटकर दादी से बोला कि अगर वो इस बात को इस तरह से रख रही है तो वो निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने वाला था, उसके उस मनहूस और किस्मत के मारे पोते लियांग शाओलोंग ने फिर से आग में घी डालने का काम कर दिया। उसने चीखते हुए पूछा कि दादाजी क्या वो इन लोगों को ऐसे ही आराम से जाने देंगे? अपने बेटे को इस तरह कुत्तों की तरह चीखते देख उस लड़के का बाप भी अपनी औकात दिखाने आगे आ गया और जिद में बोला। उसने अपने बाप को भड़काते हुए कहा कि डैड, भले ही यहाँ पीटा शाओलोंग गया हो, पर ये सीधा सीधा उनकी लियांग फैमिली के मुंह पर एक थप्पड़ मारने जैसा है, इसलिए वो इनकी जान लिए बिना यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपनी बात को बिगड़ते देख दादी ने एक आखिरी जानलेवा धमकी देते हुए उस बुढ़े को समझाया। उन्होंने कड़ी आवाज में वार्निंग दी कि एल्डर लियांग, ठंडे दिमाग से सोचना। लियांग फैमिली की 100 साल की ये औकात आसानी से नहीं बनी थी, इसलिए ऐसा कोई बेवकूफी भरा काम मत करना जिसके चलते ड्रैगन सिटी की इन 7 नोबल फैमिलीज की गिनती कल सुबह घटकर सिर्फ 6 रह जाए। एल्डर लियांग को दादी के इन लफ्जों के पीछे छुपी मौत की धमकी तुरंत समझ आ गई थी। वो थोड़ा अदब से बोला कि सू भाभी की इस नसीहत के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने आस पास खड़े उन गधे और फुकरे खानदान वालों से घिरा होने के चलते, जिनकी अकल पूरी तरह घास चरने गई थी,
उसे अपनी ईगो बुरी तरह सताने लगी, इसलिए उसने अकड़कर अपनी झूठी शान दिखाई और एक नई शर्त रख दी। उसने ऐलान किया कि वो दादी की बात जरूर मानता है, पर जिस कीड़े ने उसके सबसे बड़े पोते पर हाथ उठाया है, उस शख्स को इन्हें लियांग फैमिली के हवाले करना ही पड़ेगा।